बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा रहे हैं और मिलने में एहतियात नहीं बरत रहे हैं। जिस तरह से अगर हो ना कि एक दूसरे से मिलने लगे हों तो कहते हैं भाई थोड़ा दूर रखिए, समाजी फासला बरकरार रखना है। तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो वैक्सीनेटेड है, हमने वैक्सीन लगवा ली, हमसे ना आप घबराएं, घबराने की तो जरूरत ही नहीं है। घबराना नहीं है, आप लोगों ने हम वैक्सीनेटेड बात कर रहे होते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि जी कि अब तो खैर है, हमने तो वैक्सीन लगवा ली है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप हमसे हाथ मिलाएं, आप हम गले लगना चाहते हैं आपके तो गले लग लेते हैं। तो इस तरह से नहीं करना। जैसे WHO ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, वो गाइडलाइंस ये हैं कि कुछ ममालिक या कुछ स्टेट्स ये फैसले कर रही हैं कि अब मास्क उतार दिया जाए, क्योंकि हमने अपने तकरीबन 80% लोगों को वैक्सीनेट कर लिया, हमने शायद अपने उस एरिया के अंदर हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर ली है, इसलिए ये फैसले किए जा रहे हैं। तो मशवरा दिया गया है ये WHO की जानिब से कि अगर आपने ख़ुद को वैक्सीनेट कर भी लिया है तब भी मास्क आपने नहीं उतारना। और जिन ममालिक ने ये फैसला लिया है वो इस पर नजरसानी करें। और इसके साथ साथ हमदा जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट की बात करें क्योंकि उसके ट्रांसमिशन के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो ऐसे में तो बिल्कुल ही आप लोगों को एहतियात करनी होगी, क्योंकि मास्क जो है वो आपकी एहतियात का जो है ना वो पहला आप लोगों को कवर करता है मास्क की। तो मास्क जो है वो लाजमी है। उसके अलावा समाजी फासला जिस तरह से पहले कहा गया था कि रखना है, आप लोगों ने 6 फीट का जो फासला था कहा गया था कि एक दूसरे से रखें, तो उस फासले को भी बरकरार रखना है और मास्क पहन के रखना है, अपने आप को सैनिटाइज भी करके रखना है। और जिस तरह से इकरा ने बात की है, ये WHO ने डेल्टा वेरिएंट का जिक्र भी किया है साथ। उन्होंने कहा डेल्टा वेरिएंट की वजह से अभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमने इस वायरस को शिकस्त दे दी है। तो जिन ममालिक ने बड़ी तादाद में अपने लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है वो भी ये फैसला ना करें, इस फैसले से गुरेज करें कि मास्क अब नहीं है हमारी ज़रूरत, और हम ये नहीं कर सकते हैं कि अभी से फैसला कर लिया जाए कि जी मास्क ना लगाएं, कोई बात नहीं, आपने खुद को वैक्सीन लगवा ली है, तो रवैये बदलें, थोड़े से रवैये बदलने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से हम भी अपने प्रोग्राम के थ्रू भी लोगों को बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीनेट तो करवाएं अपने आप को, साथ ही साथ समाजी फासले जो है उनको भी बरकरार रखें और SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। वो इसी वजह से हम कह रहे थे कि SOPs की फिर भी आपने खिलाफ वर्जी नहीं करनी, क्योंकि बेशक वैक्सीनेट हो जाए तब भी खतरा होता है, लेकिन कि कोविड हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये है उसे वैक्सीनेशन लगवाने से कि वो जो अगर आपको कोविड हो जाता है तो उससे आपकी कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है उस जर्म से लड़ने के लिए। हाँ, और आप जो हैं शायद आप पे कोरोना वायरस आप पे असर नहीं कर रहा होगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आप पे कोरोना वायरस जो असरअंदाज हो रहा हो लेकिन उसकी शिद्दत वो नहीं होगी। लिहाजा हमने ये करना है, हमने ख़ुद को वैक्सीनेट करवाने के बाद भी वही SOPs जो हम वैक्सीन लगवाने से पहले जिन पर अमल कर रहे थे उन पर वैसे ही अमल करते रहना है, और इससे हम ज़्यादा सेफ़ रहेंगे, हम दूसरों को भी सेफ़ रखेंगे। तो आगे हाथ मत कीजिए, लोगों को ये मत कहिए कि मैंने तो ख़ुद को वैक्सीन लगवा ली है तो आप मेरे से बिल्कुल सेफ़ हैं। तो इस सोच को हमें बदलने की अब ज़रूरत है। साथ ही एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना जब तक WHO या हमारी रियासत हमें नहीं कहती है। अभी बच्चों के लिए ज़रा अच्छी खबर है शायद, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं जब भी छुट्टी मिल रही होती है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र तालीमी इदारों में तातीलात का जो है ऐलान कर दिया है, मगर हर सूबे ने अपनी मनमानी की है इसके। बिल्कुल ऐसे ये सिंध तो छुट्टियां देने से ही साफ इनकार कर रहा है, जबकि वफाक की अगर बात करें तो वफाक में तालीमी इदारे 18 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रहेंगे और गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ तलबा की ही होंगी, असातिज़ा की नहीं होंगी। हाँ, और पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बरोज़ जुमेरात यानी कि कल से 1 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रहेंगे। पंजाब के वज़ीर तालीम मुरादरा साहब ने अपील किया कि छुट्टियों में बच्चे कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने भी तालीमी इदारों में गर्मियों की तातीलात का ऐलान बिल्कुल। और हमजा एलामिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो सरकारी और निजी तालीमी इदारे हैं उनमें और मदारिस में 1 जुलाई से 11 जुलाई तक वो उनको भी बंद रखा जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया कि प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक जो तालीमी इदारे हैं वो भी बंद रहेंगे। अच्छा, वो सिंध की बात करें तो वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सूबे में फ़िलहाल गर्मियों की छुट्टियों का फैसला नहीं हुआ। अगर किसी इलाके में मौसम ज़्यादा गर्म हुआ तो इजलास में हम गौर कर लेंगे इस पर, उस वक्त फ़ैसला कर लिया जाएगा ज़रूरत को देखते हुए।
ये फ़ैसला कर लिया जाएगा। अब जिस तरह से वज़ीर तालीम पंजाब मुरादरा साहब ने बात की है कि हम ये अपील करते हैं कि बच्चे जो हैं वो घरों पर रहें। जब छुट्टियाँ इस तरह से दी जा रही होती हैं तो फिर हम देखते हैं कि बच्चे बाहर इंजॉय करने के लिए निकल सकते हैं, पिकनिक हो रही होती है। छुट्टियाँ देने का जो मकसद है वो ये है कि SOPs पर फॉलो करने और घर में अपने आप को महफूज रखने बच्चों ने। और हमने अवामी राय जानने की कोशिश की है क्योंकि मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा था इन छुट्टियों के ऊपर। कुछ पेरेंट्स ये चाह रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो छुट्टियाँ हो जानी चाहिए, कुछ ये कह रहे थे कि पहले ही इतना ज़्यादा हर्ज हो गया अब दोबारा से छुट्टियाँ नहीं देनी चाहिए। तो हमने अवामी राय जानने की कोशिश की है, आपको वो सुनाते हैं। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨਡਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ नहीं समझ आती हुकूमत की कर रही है। जो छुट्टियां कर रही है तो ईद की छुट्टियां एक्चुअली बन गई, ये जो गर्मी की छुट्टियां तो नहीं बनती। गवर्नमेंट की तरफ से जो छुट्टियों का ऐलान किया गया है ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। छुट्टियां हुई हैं ये बहुत गलत हुआ है। पहले भी साल पूरा स्कूल की छुट्टी हुई है, बच्चों की तालीम ख़राब हो रही है, बच्चे अब उनका दिल भी नहीं करता पढ़ने को, बच्चे बहुत ख़राब हो चुके हैं। 18 तारीख से छुट्टियां हो रही हैं तो 19-20 को ईद है तो चाहिए तो ये तो सिर्फ ईद की छुट्टियां हुई तो ये समर वेकेशन तो ना। तो अवामी आपने राय सुन ली है। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कासिफ मिर्ज़ा साहब से जान लेते हैं कि निजी स्कूल इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। 1 जुलाई से 1 माह के लिए स्कूल बंदिश के फैसले से क्या आप इत्तफाक करते हैं और क्या इस फैसले से पहले आपसे मुशावरत भी हुई थी? सर ये बड़ी हमारी बदनसीबी है कि आपको पता है मसलसल 2.5 साल गुजर चुके हैं, तालीम का जो सिलसिला है उसको बंद रखा गया है और अब ये तीसरा साल हमारा चल रहा है। और बदनसीबी ये है कि इसमें भी हमारे बच्चों को उनके आइनी तालीमी हक से महरूम किया गया है। और अब जबकि एक बड़े अरसे के बाद तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है तो फिर दोबारा उसको डिसकंटिन्यूटी का शिकार कर दिया गया है। ऑलरेडी जो है आप देखें सिंध में, बलूचिस्तान में तालीमी इदारे खुले हैं। इवन कि जो PTI की अपनी गवर्नमेंट है, आप KPK में देख लें 10 दिन की उन्होंने छुट्टियां अनाउंस की हैं। और हम ये भी देखते हैं कि फेडरल के अंदर भी 18 जुलाई से लेके जो है वो ऑनवर्ड जो है वो छुट्टियां की गई। पाकिस्तान में पंजाब से ज़्यादा गर्म इलाके जो हैं वो इस वक्त तालीम के लिए, तदरीस के लिए वो खुले हैं। उसमें सिंध, बलूचिस्तान आपके सामने है। और हालात यहाँ है, बदनसीबी हमारी है कि हमारे यहाँ मुसल्लत हो चुके हैं कुछ ऐसे लोग तालीम के शोबे के ऊपर जिनको तालीम से दुश्मनी है और यही वजह है कि बगैर मुशावरत के वो ऐसे फैसले करते हैं। ना सिर्फ फैसले करते हैं, वो थोपते हैं वो फैसले। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लेटेस्ट सर्वे हुए हैं 90% से ज़्यादा जो पेरेंट्स ने जो भी ये बात की है कि तालीमी अदारे खुले रहने चाहिए। और तालीम के लिए हमने बच्चों का जो टाइम है उसको रिव्यू कर चुके हुए हैं। और इस वक्त जो सुबह 7 से लेके 10:30-11 बजे तक की हमारी टाइमिंग है। डिसकंटिन्यूटी होने के साथ एक तो इस वक्त हमारा 50% बच्चा तालीमी इदारों में वापस नहीं आया। फिर हम देख रहे हैं 15 लाख में से 8 लाख टीचर ही छोड़ चुका है। और सबसे खतरनाक बात ये 10,000 अगर वालिदैन से बात करें तो मौसम की शिद्दत के बायस वालिदैन भी ये चाह रहे हैं कि बच्चों को स्कूलों में ना भेजा जाए, हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अगर हुकूमत ने चंद छुट्टियां दे दी हैं तो इसमें बुराई क्या है? साथ ईद भी तो आ जाएगी, ईद की छुट्टियां भी इसी के अंदर आ जाएंगी। मैं गुजारिश ये कर दूं कि इस वक्त लेटेस्ट जो 4 मुख्तलिफ सर्वे हुए हैं जिसमें 90 से लेके 93% तक मुख्तलिफ सर्वे के अंदर ये बात कही गई है कि वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी बच्चों की तालीम के हवाले से। और वो जो है वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का जो तालीम का जो नुकसान है वो ना हो। वो अपने बच्चों की मुस्तकबिल से बहुत ज़्यादा परेशान है। इस हवाले से वो ये चाहते हैं कि तालीमी इदारे खुले रहें। और गर्मी का तो हल मौजूद है। देखिए फिर गर्मी के लिए तो जो टाइमिंग की थी वो 7 से लेके 10:30-11 बजे तक की थी। आपका एक विंटर एरिया है, वहाँ ऑलरेडी सेशन जो है दिसंबर में ख़त्म हो जाना है तो फिर वहाँ तो बिल्कुल ही टाइम अब नहीं रहा इस साल के लिए। लिहाजा जो विंटर एरिया उसको तो खुला ही रहना चाहिए था। और जो आपका समर एरिया था वहाँ टाइमिंग को कंट्रोल कर लिया गया था। बहुत भी अगर ज़रूरत आपको थी तो ईद के लिए वो चंद दिन जो है वो अगर छुट्टियाँ कर ली जाती तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन इस समय आपको ये बात बताऊँ, वालिदैन हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि तीसरा साल भी उनके बच्चों का बर्बाद हो चुका है। और वो जब घरों में अब इन बच्चों को देखते हैं तो यकीनन बहुत जो वालिदैन हैं और ख़ासतौर पर समझदार जो वालिदैन हैं। टीचर्स की अगर बात कर ली जाए तो निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा की वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरह से चल रही है? क्या आप समझते हैं कि ये ठीक चल रही है और उम्मीद करते हैं कि छुट्टियों के बाद बिला तातुल क्लासेस होंगी?
ये हमारी बड़ी बदनसीबी है कि इस वक्त असातिज़ा की तो कभी भी किसी भी शोबे के अंदर हमने माजी में भी देखा है और आप भी देख रहे हैं कि अहमियत जो है हुकूमतों ने कभी नहीं महसूस की। और यही हमारी बदनसीबी है कि इस वक्त भी वैक्सीनेशन का जो अमल है उसमें असातिज़ा को जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से नज़रअंदाज किया गया है। अभी आप असातिज़ा की बात करें, इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीनेशन का जो अमल है जो सुस्त रवि का शिकार है, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी का मसला है, बहुत से इशूज़ इस वक्त चल रहे हैं। तो इन हालात में जब आप वैसे ही तालीमी इदारों को बंद करना शुरू फिर दोबारा कर देंगे तो वैक्सीनेशन का अमल कैसे होगा? और फिर यकीनन जब वैक्सीनेशन का अमल प्रॉपर नहीं होगा तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन इस तरह बरकरार रहेगी। तो हम मुतालबा करेंगे NCOC से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब से कि खसूसी तौर पर प्रायोरिटी के ऊपर जो असातिज़ा को वैक्सीनेशन के। काशिम मिर्ज़ा साहब, बोर्ड इम्तिहानात के हवाले से क्या कोई हुकूमत से मुशावरत चल रही है? आप समझ रहे हैं कि जुलाई के आखिर में इम्तिहानात जो हैं आराम से सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएंगे? देखें, पहली तो बदनसीबी हमारी ये है कि जब आपके वज़ारत तालीम के अंदर, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो सूबाई हो, जाली रस्तों की भरमार होगी तो ऐसे फैसले होते रहते हैं। पाकिस्तान का एक और इंडो पाक का बल्कि कल्चर है कि जिसके अंदर जो मौसम है वो ऐसा है कि बच्चों के लिए आइडियल ये था कि वो जुलाई जो मार्च और अप्रैल का जो टाइम था जो शुरू से हमेशा से साल से चलता आ रहा है, वो आइडियल टाइम है जिसमें बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, यकसुई के साथ करते हैं, मौसम बेहतर होता है, लाइट के यहाँ आपको पता बहुत से इशू हैं। अब चूँकि इनकी मिसमैनेजमेंट और बैड मैनेजमेंट की वजह से अब ये सिलसिला बहुत आगे चला गया। जब ये सिलसिला आगे चला गया तो जुलाई में आपको पता है लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है और जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन दोबारा हो गई। अभी आप देखें बच्चे एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, इन्होंने स्कूलों में छुट्टियां देनी शुरू कर दी हैं, स्कूल छुट्टियों पे चले जाएंगे बच्चों की 9th की 10th की फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की। फिर आगे जो हमारे ओ लेवल्स के जो एग्जाम भी हैं ये सारे ही बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और इसमें हमारे बच्चों का जो है बहुत नुकसान हो रहा है। वो बच्चे सही चीख रहे हैं, आपने उनको फिजिकल क्लासेस नहीं दी, आपने ऑनलाइन का सिस्टम मौजूद नहीं था और वो बच्चे क्या करें? वो सही कहते हैं, वो हर जगह वो ये चीख रही बच्चों की जो तकलीफ है, जो कि आओ बका है, इसको क्यों नहीं हमारे जो हुक्मरान हैं वो। जिस तरह से अगर बात कर लीजिए 2 सालों में एजुकेशन सिस्टम की हमारा तालीमी निज़ाम बहुत बुरे तरीके से मुतासर है और बच्चों का बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है, तो ऐसे में 2 सालों का जो अजाला वो कैसे किया जाएगा? क्या कोई आप लोगों ने प्लान भी बनाया इससे मुतालिक? ऑलरेडी हमारा 2 साल तो कोरोना की नज़र हो गया है, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि मौजूदा सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट्स पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त काम कर रही हैं, जब से आई हैं, पहला साल हम देखते हैं एजुकेशन का 85 डेज़ का जो था पाकिस्तान की तारीख का शॉर्टेस्ट एजुकेशनल कैलेंडर था जो कि इन्होंने किया और छुट्टियों की नज़र करते रहे। तो कोविड से पहले भी इनकी रवश ऐसे ही थी। मैं बदनसीबी से हम लोग तो इस नतीजे पर पहुँचे कि शायद ये तालीम से मुखलिस नहीं या तालीम इनकी प्रायोरिटी है ना, माजी के हुक्मरानों की तो थी ही नहीं, इनकी तो शायद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अब जो अगले 2 साल हुए, लगभग 3 साल हमारा तालीमी नुकसान हमारे बच्चों का, नस्लों का, औलादों का हुआ है और आपने ये देखा है कि अब उसके रिजल्ट सामने आने शुरू किए हुए हैं। बच्चा तालीम से दूर हुआ, तरबियत से दूर हुआ और इस सिस्टम के अंदर तरबियत का एलिमेंट पहले भी ऐसा अच्छा नहीं था कि जिसमें अच्छे कैरेक्टर बिल्डिंग की जा सकती। तो अब क्राइम रेट पाकिस्तान में बढ़ा है, पाकिस्तान के अंदर बच्चों की जो तालीम है वो जो पहले भी बहुत ज़्यादा काबिल रश तो नहीं थी, लेकिन डिसकंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन 3 साल से स्कूल तालीमी इदारे बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, बच्चा जो है इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जिन कौमों ने तरक्की करनी होती है उसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन करें, डिसकंटिन्यूटी कोई हल नहीं। जब आप कंटिन्यूटी करेंगे तो बच्चों को हमें एक ज़बरदस्त किस्म का एक रिव्यू प्रोग्राम देना पड़ेगा जिसमें बच्चों की जो भी डेफिशिएंसीज अब तक हमने देखी हैं मुख्तलिफ क्लासेस में, चाहे वो प्री स्कूल हो या प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, उसमें हमें एक क्रैश प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा जो उनकी डेफिशिएंसी भी दूर करेगा। हमें आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे पहले थे 2.5 करोड़ 5 करोड़ बच्चों की डिसकंटिन्यूटी से, इसमें से 50% मजीद आउट ऑफ स्कूल हो चुका है, उसको भी वापस लेकर आना पड़ेगा। हमें अपने असातिज़ा को वापस लेकर आना पड़ेगा जो 15 लाख में से 8 लाख ये फील्ड छोड़ चुके हुए हैं। हमें अपने उन खो जाने वाले उन स्कूलों को जो बंद हो गए, बर्बाद हो गए, हमें उनके लिए काम करना पड़ेगा और इसके लिए खसूसी बजट गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम चाहते हैं इस मुल्क में इन बच्चों का तालीम का सिलसिला जारी रहे, इन बच्चों को इनका तालीमी हक मिले और तालीम प्रायोरिटी रखी जाए हुकूमतों की नज़र में। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप सरपरस्ती खुद फरमाएं और तालीम दोस्त लोगों को आगे लेके आए। और अब भी वक्त है कि हम अपने मुल्क को काम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है वो है हमें अपनी को बेहतर करना ठीक पड़ेगा। है काशिम मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिज़ा की कि वो जो कह रहे थे कि बड़ा नुकसान हो गया है तो अभी छुट्टियाँ मज़ीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने फ़ैसला किया, मतलब मुख्तलिफ जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने अपने तौर पर फ़ैसले लिए हैं और फ़ैसले लिए जा चुके हैं, तो छुट्टियाँ तो अब होंगी। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कौमी असम्बली में नए माली साल 2021-22 का बजट अक्सरियत से मंजूर कर लिया बिल्कुल, गया। और फाइनेंस बिल पेश करने की तहरीक के हक में 172 वोट आए, जबकि 138 वोट तहरीक के खिलाफ भी आए। और बजट मंजूरी के मौका पर मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए बेशतर अरकान की तो वो गैर हक थे। अच्छा, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के 56 में से 54 अरकान जो थे वो ऐवान में मौजूद थे और जो नहीं आए वो कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद शायद नहीं आ सके थे। और वज़ीर आज़म के असम्बली हॉल आमद के मौके पर हुकूमती बेंचेस से इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की गई और ये आप देख भी रहे हैं कि जिस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं आए थे, लेकिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ऐवान में नहीं आए। बिल्कुल ऐसे ही हमजा। और जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि 40 लाख लोगों को घर मिलेगा, सेहत कार्ड मिलेगा, जबकि कारोबार के लिए बिलासूद कर्जे भी मिलेंगे तो अपोजिशन फारिग हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि 74 साल तारीख में पहली मरतबा गरीब के लिए रोड मैप रखा गया है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने सिर्फ आवाज़ के वोट पर ही बजट मंजूर कर लिया, ये गैर कानूनी अमल है। उनका कहना था कि जब हमने आवाज़ के वोट को चैलेंज किया तो उस पर स्पीकर को गिनती करवानी चाहिए थी, ऐसा ना करने से सारा अमल ही गैर कानूनी हो गया है। और बिलावल साहब ने ये भी बात की कि नून लीग के अरकान जो नहीं आए हैं, शहबाज शरीफ साहब ख़ुद नहीं आए, जिस पर एहसन इकबाल साहब ने ये कहा था कि वो उनके बहनोई इंतकाल कर गए थे, तो वो इस वजह से मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं आए हैं। और साथ मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा था कि अगर हम मुकम्मल होते भी तो क्या करें। लेकिन हमजा, हमने देखा है कि जिस तरह से जब बजट मंजूर है तो बहुत से अहम लोग जो थे वो नहीं है असम्बली में पहुंचे। शाइफ नवासी साहब नहीं थे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब नहीं थे। खैर, बात कर लेते हैं। अब तो बजट मंजूर हो गया है, तो इस बजट से आवाम को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बजट तो मंजूर हो गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तिजारत आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया हमजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आलिया साहिबा, ये बताइएगा, बजट मंजूर हो गया, हो ही जाना था, आप लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन थे, कुछ लोग नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, पहले ये बता दीजिएगा। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपको याद करा दूं, एक तो हमें सबसे आपको ना एक मिसिंग पर्सन का इश्तिहार दूं और ये सबको छोड़ दे। तलाश गुमशुदा जो थे ना वो तो थे हमारे ऑपोजिशन लीडर साहब। देखिए, ऑपोजिशन का काम यही था और उन्होंने क्या कहना था, मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट बता दूं। किसी ने कहा था हम लात मार कर हुकूमत गिरा देंगे, किसी ने आर पार करना था, किसी ने पीडीएम बनाई हमें गिराने के लिए, और बहुत से डीप पॉकेट जो आपने बैठे हैं उन्होंने हुकूमत गिरने की तारीखें दी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन तक, इन्हें हर महाज से, और अब बजट पास कराने से लेकर, देखिए ये जो तारीखें देते थे ना, तारीखों पे तारीखें, आज हुकूमत जा रही है, आज ये हो गया, आज ये हो गया, तो आज सबको मुंह उठानी पड़ी। और इससे ज्यादा आपको क्या बताएं कि बजट के अंदर, और बजट अगर आपने नाकाम भी बनाना था तो ये तो ऑपोजिशन लीडर को होना चाहिए था। तो इसलिए हम तो ये समझते हैं कि ये ऑपोजिशन पहले भी ना अहम थी, अब ना अहम है, ये सिर्फ आकर मीडिया पर स्टेटमेंट्स दे सकते हैं और स्टेटमेंट्स के बाद इनका सिर्फ काम ये है कि हुकूमत के अच्छे कामों को भी ट्विस्ट करना। अच्छा, लेकिन आलिया साहिबा, जिस तरह आप कह रही है ना कि अच्छे कामों को भी ट्विस्ट करना, ऑपोजिशन आप पे इल्जाम भी लगा रही है, वो कह रही है कि बजट पास कराने के लिए आप लोगों ने एमएनएस को तरक्याती फंड्स के नाम पर रिश्वत भी दी है, कैसे ये? देखिए जी, ऑपोजिशन से सिर्फ इतना पूछें कि शायद खाकान अब्बासी साहब सिर्फ जाने से 1 महीना पहले 100 अरब अपने एमएनएस से क्यों बांट कर गए थे। ऑपोजिशन से सिर्फ इतना पूछें कि जो नवाज शरीफ का सवाब विधि फंड था वो 30 अरब रुपए का उन्होंने अपने जाती खर्चे थे और 70 अरब रुपया उन्होंने अपने एमएनएस से बांटा था। या आप उनसे ये पूछें कि ये अपने लोगों को, जो पीपल्स पार्टी का दौर था, रेवड़ियों के भाव, ये जो आप जिससे कहे ना कि ये पैसे भी बांटा करते थे और तरक्याती काम भी करवाया करते थे। मैं सिर्फ इनसे ये सवाल करती हूँ कि ये हरकतें ये खुद करते रहे हैं, अब उन्हें ये लग रहा है कि अगर ये बजट पास हो गया है तो उसके पीछे ये सारे हथकंडे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम पहले दिन से यही कहते आए हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब
सरबराही में मुत्तहिद है। और इसी तरह कल हमने शो किया है और हमने ये शो किया है कि सियासत के पूरे कचरे सिर्फ 138 लोगों को इकट्ठा कर सकती है, उसके अगेंस्ट माशाल्लाह हमारी पार्टी, हमारे पार्लिमानी मेंबरान सब इंटैक्ट थे और सबने देखा है कि किस तरह से हमने ये नारे लगाए हैं कि अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बचा सकते हैं। ठीक है आलिया साहबा, ये भी बता दीजिएगा कि अब आगे क्या करना है, हुकूमत की आगे की प्लानिंग क्या है। ठीक है, बजट मंजूर हो गया, आपने फाइनेंस बिल जो है वो मंजूर करवा लिया, 6 वोट आपके कम नज़र आए, 178 वोट वज़ीर-ए-आज़म साहब को पड़े थे, 6 लोग नहीं थे, उनकी निशानदेही कर ली गई। और दूसरा ये बताइए, आप कोई अपोजिशन से बात की जाएगी, ऐवान को चलाते हैं, आगे लेकर चलते हैं, आवाम की बेहतरी के लिए कुछ काम करना है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा फोकस ऑपोजिशन कभी भी नहीं थी, हमारा फोकस पीडीएम कभी भी नहीं थी, हमारा फोकस इकोनॉमी थी। हमने इकोनॉमी जो हमारी अब टेक ऑफ कर चुकी है उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसका रिलीफ हमने अपने आम आदमी तक पहुंचाना है, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे वो हमारा छोटा कारखानेदार हो, चाहे वो हमारा मुतवस्सित तबका हो, उसके समरात आम आदमी तक पहुंचाने हैं। और अगले ये 2 साल हमारे आम आदमी के लिए हमने अपने वक्त कर दिए हैं। तो हमारी तो इस वक्त जो हालात है आपने देखा है, माशाल्लाह सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है, उसके अलावा हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज लग रही है। तो अब अवाम को रोजगार देने का, अवाम की मुश्किलात हल करने के अगले 2 साल है। हमारा फोकस न कल ऑपोजिशन थी ना आइंदा ऑपोजिशन है, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ ये ना सिर्फ जब गवर्नमेंट में थे तब इतने नाअहल थे, ये तो ऑपोजिशन भी नहीं कर सकते। अच्छा आलिया साहब, बजट तो मंजूर हो गया, बजट आ भी गया है, अब बताएं कि अगले साल क्या महंगाई में अब कमी देख रही हैं? देखिए, मैंने आपको जिस तरह से बताया है, मैं थोड़ा सा डेटा से बता दूं, क्योंकि हमने हर उस चीज पर जो हमारे आम आदमी को इफेक्ट करती है, हमने हर उस चीज के ऊपर अपने टैक्सेस को कम किया है, हमने हर उस चीज पर जो हमारे बिजनेस को ग्रो करता है, हमने उस चीज पर टैक्सेस कम किए हैं। हम सिर्फ इस वक्त ये चाहते हैं कि इस मुल्क में खुशहाली आए, इस मुल्क से ये जो सारी चीजें कि आपने देखा है सरमायाकारी यहाँ से चली गई थी, यहाँ पर हम एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी लेकर आए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो गई। तो मैं सिर्फ आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि अब सिर्फ उनको रिलीफ देने का टाइम है और इसमें सबसे नंबर 1 महंगाई है। हमारी पूरी कंसंट्रेशन है कि हम अपने आम सारिफ को, हमारे जो आम लोग हैं, हमारे जो गरीब तबका है, हम उनको रिलीफ दें, उनको इस महंगाई से जो, जबकि मैं आपको बताऊं जिससे आपको भी पता है कि फूड इन्फ्लेशन होगी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड 40% बढ़ गई है और हमारी 70% जो फूड प्रोडक्ट्स है वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं। बट स्टिल हम ये चाहते हैं कि दुनिया के कंपैरिजन में हम जो अपना गरीब तबका है उसको जितना रिलीफ दे सके, तो उसके लिए हम टारगेटेड सब्सिडीज लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हम दलासूद कर्जे लेकर आ रहे हैं, वो अपने घर बना सके, अपनी गाड़ी खरीद सके, अपने एसेंशियल आइटम सब्सिडाइज कर ले सके, क्योंकि ये हुकूमत का काम है अवाम को ये सब कुछ प्रोवाइड करना और हम करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी। आलिया हमजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रही थी और पर उम्मीद है कि अब बजट तो मंजूर हमने करवा लिया है और ये साल आवाम के लिए अच्छा होगा और आवाम के लिए कई पॉलिसीज़ हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे आवाम को फ़ायदा हो रहा होगा। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आवाम को फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसी, और हमें यहाँ पे लेना ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे हुकूमती इक़दामात की और आवाम की जानिब से SOPs पर अमल दरामद की। इसकी वजह से ही कोरोना जो है अब दम तोड़ रहा है। मंगल के रोज़ अगर बात की जाए मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह की तो वो 2% से भी कम रही है। हाँ जी, और दूसरी जानिब पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की फराहमी का अमल भी अब तेज़ होता जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख डोजेज भेजी जा रही हैं और वैक्सीन की पहली खेप 1 से 2 हफ्ते में पाकिस्तान पहुँच जाएगी। बिल्कुल, इससे पहले अगर बात की जाए तो चीन की, तो वहाँ से कोरोना वैक्सीन की भारी खेप
पाकिस्तान पहुंच गई थी और PIA का तैयारा वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 30 लाख डोजेज जो हैं वो इस्लामाबाद लाई गई थी। और ज़रा ये भी बताते हैं कि आइंदा माह चीन से कैंसाइनो और साइनोफार्म वैक्सीन भी लाई जाएंगी हमसे। और पाकिस्तान ने चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 2 करोड़ 30 लाख डोजेज खरीदी हैं, जबकि पाकिस्तान को आइंदा माह कोवैक्स से कोरोना वैक्सीन की खेप भी मिलेगी। और वैक्सीनेशन के मुंतज़िर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अब एक उम्मीद की किरण जगमगा उठी है। उनके कई सवालात हैं। खैर, अब पंजाब के 6 बड़े अस्पतालों में फाइज़र वैक्सीन का स्टॉक पहुँच गया है। लाहौर के PKLI, म्यू, जिना अस्पताल, फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल, मुल्तान में निश्तर अस्पताल और रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। यानी कि अब जो वैक्सीनेशन का अमल रुका हुआ था या तातुल का शिकार था या उसमें किल्लत देखी जाती थी, अब वो नहीं रहेगा और वैक्सीनेशन जो है वो लोग बाहर जो जाना चाहते हैं ना, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, खासतौर पर अमरीका जो ट्रैवल करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और अभी भी वो परेशान है कि हम किस तरीके से ख़ुद को रजिस्टर करवाएं, क्या हमें जाके चीज़ें दिखानी होंगी कि हमें वो वैक्सीन लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए बता दीजिएगा जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, फाइज़र की वैक्सीन लगवाना चाह रहे थे, अब उनको इजाज़त मिल गई है, क्या उनको पहले करना होगा, किस तरीके से ख़ुद को रजिस्टर करवाना होगा या ये भी वॉक इन होगा? देखिए जी, अभी फिलहाल जिस तरह से जो अभी तक जो लगी है सऊदी अरेबिया जाने वालों को फिलहाल फाइजर वैक्सीन लगी है, उनको सिर्फ अपने वर्क परमिट्स दिखाने थे, जाके वॉक इन करना था और अपने वर्क परमिट्स दिखाने थे जो सऊदीया के उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, तो उनको लग गई थी। अब चूंकि बाकी सब ओवरसीज के लिए भी खुल रही है, स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है उनको अपने जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अपने स्टूडेंट वीज़ास दिखाने होंगे और अपने जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रैवलिंग के लिए जो वीज़ा होता है, टिकट्स होती हैं, वो अपना उनको ट्रैवल आइटनरी दिखानी होगी। और बिल्कुल ये 2 जुलाई को इंशाल्लाह ताला हमारे पास मॉडर्ना की भी 2.5 मिलियन डोजेस लैंड कर रही हैं। तो अब इंशाल्लाह चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो डाटा हमारे पास जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं इस वक्त स्टूडेंट्स, और वो तकरीबन 8 लाख लोगों का हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो इंशाल्लाह अब इनफ वैक्सीन होगी तो इस इशू नहीं होगा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से मॉडर्ना वैक्सीन की बात की जाती है कि अमेरिका की तरफ से इमदाद के तौर पर पाकिस्तान आ रही है, क्या ऐसा ही है? जी, मॉडर्ना जो है वो इस वक्त हमारे पास कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आ रही है। कोवैक्स का प्लेटफॉर्म वो है जिसने अपनी मेंबर स्टेट्स को, पूरी दुनिया की को, जिसमें अमीर और गरीब तमाम ममालिक, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ताकि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहीं महरूम ना रह जाएं। तो ये इक्वालिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि WHO और गावी के कोलैबोरेशन से बना है। तो पहले फाइजर की वैक्सीन जो हमें मिली थी 1 लाख डोजेस, वो भी इसी प्लेटफॉर्म से आई थी, और अब ये जो मॉडर्ना आ रही है 2 जुलाई को, वो भी कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से हमें मिल रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, साइनोफार्म वैक्सीन जो है वो जो वॉक इन अब जा रहे हैं पहली डोज लगवाने के लिए, उनको नहीं लगाई जा रही है, तो साइनोफार्म कब तक आ जाएगी? देखिए, साइनोफार्म अभी ज़ाहिर है जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो जिनकी पहली डोज लगी हुई है उनको 2nd डोज जो है उनके लिए रखी, ताकि उनकी 2nd डोज की हमें प्रॉब्लम ना आए। तो इंशाल्लाह उसकी ये पाइपलाइन में है सारी वैक्सीन। वैसे साइनोवैक, साइनोफार्म, ये सब एक ही फॉर्मूला पे बनी हुई है, तो मैं समझती हूँ कि सब इक्वली इंशाल्लाह ताला इफेक्टिव हैं। तो साइनोफार्म भी जैसे ही आएगी वो बाकियों के लिए भी खुल जाएगी, पर अभी 2nd डोज वालों के लिए महदूद की गई है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से फाइजर वैक्सीन का कहा जा रहा था कि बैरून मुल्क जाने वालों के लिए ही लगेगी, लेकिन अगर देखा जाए तो जो गाइडलाइंस आई थी उसमें तो कहा जा रहा था कि कम क़ुव्वत मदाफ़त वाले लोगों के लिए भी फाइजर ही है, या फिर वो ख़वातीन जो कि मदर फीड पर हैं उनके लिए भी फाइजर है, तो उनके लिए क्या करना होगा उन लोगों को? देखिए, इनिशियली जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो पहली 1 लाख डोजेस फाइजर की आई थी कोवैक्स से, तो उन्होंने अपना हमें ये साथ एक डायरेक्शन दी थी कि जी ये वाली डोजेस जो है ये लो इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए आप मखसूस करें। इसके अंदर कैंसर पेशेंट्स थे और वो सब, मगर बाद में चूंकि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए कि जिनकी लो इम्यूनिटी का एविडेंस था, तो फिर उनसे परमिशन ली गई थी कि ये ओवरसीज को दी जाए। तो फिर ये सऊदीया वालों को
परमिशन के तहत लगनी शुरू हो गई थी। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहबा, एक और कन्फ्यूजन है इस वक्त लोगों में। कई लोगों ने पहली डोज लगवा ली थी, उस वक्त साइनोफार्म लगती थी 21 दिन के बाद 22वें रोज़, और 28वें रोज़ लग रही थी साइनोवैक वैक्सीन, लेकिन उसके बाद दौरानिया बढ़ा दिया गया था। अब वो लोग परेशान हैं, वो किसी मैसेज का इंतज़ार करें या फिर वो जब उनके दिन पूरे हो रहे हो खुद से चले जाएं और जाके उनको दूसरी वैक्सीन, दूसरी डोज जो है वो लगा दी जाएगी? जी देखिए, अव्वल तो मैं समझती हूँ कि मैसेज आएगा, क्योंकि वो सिर्फ उसका दौरानिया बढ़ाया गया, और ये दौरानिया बढ़ाने से कोई वैक्सीन की में कोई मतलब नुकसान नहीं। कुछ लोग घबरा रहे हैं कि शायद उससे कोई नुकसान ना हो, बढ़ाने से बिल्कुल किसी किस्म का भी नुकसान नहीं है। ये मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर जो हमारे पास है उसका बता रही हूँ। बल्कि कुछ केसेस में ये आया कि दौरानिया बढ़ाने से शायद थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट हो जाए कि इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ड होती है। तो ये 6 हफ्ते के बाद उनको मैसेज आ जाएगा, मगर अगर मैसेज ना भी आए तो जो उनकी डेट थी उस डेट से वो 6 वीक्स कैलकुलेट करके खुद भी अगर सेंटर पे चले जाएंगे तो उनको डेफिनेटली लग जाएगी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से पहले तो था ना कि साइनोफार्म अगर किसी ने पहली डोज लगवाई है तो दूसरी भी साइनोफार्म ही लगवानी पड़ती है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें ये भी है कि 2 मुख्तलिफ भी लगवा सकते हैं और उनसे जो है कुव्वत मुदाफ़त में ज़्यादा इजाफा होगा। क्या आपके पास भी इस तरह की कोई खबरें आई हैं? इंटरनेशनल रिसर्च की ये बात कर रही हैं कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर का खास तौर पर ये देखा गया कि पहली डोज दूसरी की लगाई गई हो और दूसरी मुख्तलिफ की लगा दी जाए तो उससे इम्यूनिटी बेहतर हो रही है। इसके ऊपर भी क्या कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं, गाइडलाइंस आती हैं? देखिए, अभी तक जो है वो इस किस्म का कोई प्लान हमारे पास मौजूद नहीं है। ये अभी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के ये मल्टीपल जैब्स जिसको हम कहते हैं कि मुख्तलिफ वैक्सीन्स जो हैं वो ट्राई की जा रही हैं, कॉम्बिनेशंस ट्राई किए जा रहे हैं। तो ये बाहर के ममालिक में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसके ऊपर ट्रायल्स जारी हैं, एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, मगर अभी पाकिस्तान में इनमें से कोई चीज़ भी अप्लाई नहीं की जा रही। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, एक जानिब ये खदशा जाहिर किया गया था कि चौथी लहर आ सकती है असद उमर साहब की जानिब से, फिर ये भी बात हो रही है कि नया जो वेरिएंट है वो भी पाकिस्तान के अंदर फैल सकता है। साथ ही नरमी भी कर दी गई है SOPs के अंदर, और आगे ईद आने वाली है, हमें पता है कि मंडियां लगेंगी, वहाँ पर भी लोग जाते हैं, बड़ा ज़्यादा रश हो जाता है। तो क्या ये टाइमिंग्स हमारी ठीक थी? देखें, जिस तरह से हम सबको पता है कि अब ये जो कोविड का इशू है ये एक लॉन्ग टर्म इशू है, ये कुछ दिनों का या कुछ महीनों का नहीं है। इसको 2 साल तक भी ये जा सकता है, बल्कि एक्सपेक्टेड है कि 2 साल से ज़्यादा जो स्टार्ट होने की डेट से लेके 2 साल तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा वैक्सीनेशन को। अब 1.5 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गया हम लोगों को, तो 6-8 और लग सकते हैं जब तक हम वैक्सीनेशन की खास तादाद को नहीं पहुंच जाते। तो अब आपको लाइफ को टोटली तो आप लोग नहीं, हम लोग लॉन्ग टर्म तो नहीं ना जिंदगी की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को बंद रख सकते, तो इसलिए ये चीज़ तो खुलनी ही होती हैं। मगर जो गवर्नमेंट ने SOPs दी हैं, अगर उसके साथ अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। असद उमर साहब ने वार्निंग इसीलिए दी है क्योंकि जिस वक्त भी चीज़ें दोबारा से खुलती हैं, जैसा कि हमने पास्ट पहली 3 वेव्स में देखा था, लोग एहतियात नहीं करते, एक्टिविटीज़ पाबंदियां नरम होती हैं, जो है वो फिर SOPs को भूल जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर एक इजाफा केसेस में नजर आना शुरू होता है। तो उसके पेश नज़र वार्निंग दी गई थी कि चूंकि पाबंदियां अब नरम की जा रही हैं तो SOPs पे अमल दरामद करें, वरना दोबारा से केसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात करें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की, तो वो तो हर एक शहरी का हक है, तो उस पर फीस क्यों रखी गई है? देखिए जी, एक नॉमिनल सी 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। जाहिर है कि बस वो बहरहाल 100 रुपीज़ तो बड़ी नॉर्मल सी एक फीस है। वो नादरा के अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, गवर्नमेंट जी वो नादरा को ही जमा करानी है जहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा। वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होंगे वो उसके लिए चार्ज की जा रही है। डॉक्टर साहब, आप बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही हैं, रहनुमाई फरमा रही थी, और ये बड़ा अहम है कि हम लोग अब ख़ुद को वैक्सीनेट करवाना शुरू कर दें। वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, और अब तो जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि अब वो जा सकते हैं, और उन्होंने अपना जो है वीज़ा सिर्फ वहाँ पर दिखाना है और उनको फाइजर वैक्सीन लगा दी जाएगी। और हमजा दूसरा ये कि डॉक्टर नौशीन ने भी यही कहा है कि हमें फिर भी SOPs पर अमल करना है और उनके खिलाफ वर्जी
नहीं करनी, क्योंकि अभी भी 4th वेव का जो खदशा है वो बरकरार है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। इकरा, मुआशरे का एक तबका ऐसा है जिसके मसाइल को मसाइल समझना और उनका एहसास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो यह है कि उनके मसलों को, पहले तो यह है कि उनको मुआशरे का हिस्सा समझा जाए, उसके बाद उनके मसाइल को मसाइल समझा जाए और फिर एहसास किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी सोच के तहत वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीज़न डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए तमाम ख्वाजा सराओं को अहल करार हम दे रहे हैं और उनको अहल करार दे दिया गया। ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया डॉक्टर सानिया निश्तर की जानिब से। एहसास स्कूल की अगर बात की जाए तो वज़ाइफ को सानवी सतह की और तालीम के लिए बढ़ा दिया गया। कौमी शनाख्ती कार्ड के जो हामिल हैं ख्वाजा सरा, उनको एहसास कफ़ालत के दायरे में उनका लाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रोग्राम के तहत कहा जा रहा है कि 2000 रुपये माहाना वजीफ़ा के साथ बचत बैंक अकाउंट की सहूलत भी फराहम की जाएगी। अच्छा, और एक घराने के तमाम ख्वाजा सराओं को कफ़ालत प्रोग्राम के लिए मुस्तहिक करार दे दिया जाएगा। और इसके अलावा हम बात करें तो सितारा मार्केट इस्लामाबाद में जो वन विंडो एहसास सेंटर है, उसके 154वें ज़िले सतह के एहसास मराकज़ के क़याम की मंजूरी दी गई है। बोर्ड ने एहसास के तालीमी वज़ाइफ में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सतह तक तौसीक़ की तौसीक़ भी की है और ये प्रोग्राम आइंदा माह से मुल्क के तमाम अज़ला में इकरा शुरू हो रहा है। और बात ये कि हमजा यहाँ पर उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए 4000 जबकि लड़कों के लिए 3500 रुपये फ़ी समाही जो है वो वजीफ़ा भी दिया जाएगा। उसके अलावा प्रोग्राम के डिज़ाइन के तहत इंदराज शुदा बच्चों की माओ को बायोमेट्रिक तस्दीक की बुनियाद पर भी उन्होंने कहा है कि वो किया जाएगा, वजीफे दिए जा रहे होंगे और माओं को जो है ये दिए जा रहे होंगे। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के अंदर ख्वाजा सराओं को भी शामिल कर लिया गया है, उन लोगों का भी एहसास किया गया। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी था उनका एहसास किया जाना और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। डॉक्टर सानिया निश्तर की जानिब से वो काम कर रही हैं इसके ऊपर। और हम अगर इस अपने पूरे प्रोग्राम की बात करें तो आलमी सतह पर कितनी पजीराई मिल रही है कि कितने बेहतरीन तरीके से ये प्रोग्राम जो है चल रहा है और लोगों का ख्याल किया जा रहा है। इसके अंदर देखा जाए तो इन लोगों को मुआशरे में इतनी अहमियत नहीं दी जाती है, इनका एहसास नहीं किया जाता है, इनके जो मसाइल उनको हल नहीं किया जाता है। लेकिन इस किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं उनको लेके आने के बाद इसका ये फ़ायदा हुआ है कि अब इन लोगों का भी एहसास किया जाएगा, इन लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा और इस तरह से इस जो एक बरादरी है ये ख्वाजा सराओं की, इनके मसाइल भी हल कर लिए जाएंगे। अच्छा, चलें, ये अच्छी खबर थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पार्लिमानी निज़ाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवामुन नास को निज़ाम जमहूरियत में पार्लिमान की अहमियत से आगाह करना है। अच्छा, दुनिया भर में जमहूरी निज़ाम हुकूमत के तहत पार्लिमानी निज़ाम यानी कि कौमी सूबाई असम्बलियाँ और सेनेट अपना काम कर रहे हैं और अवामुन नास की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर खुशगवार असरात मुरतब हो रहे हैं, जबकि अरकान असम्बली और सेनेट को अवामुन नास से अपने रवाबित को मजबूत बनाना अहम समझा जाता है। अच्छा, निज़ाम जमहूरियत की चूँकि हम बात कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी खूबी अवामुन नास की खिदमत है, जबकि पार्लिमानी निज़ाम में इख्तलाफ राय को हुस्न सियासत करार दिया जाता है, जिससे एक ही मौजू के नित नए पहलू सामने आते रहते हैं और मामला ज़्यादा गहराई के साथ हल किया जा सकता है। अवामी मसाइल के ऊपर बात हो रही होती है, उनको हल किया जा रहा होता है, डिफरेंट आइडियाज़ सामने आ रहे होते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं कि कोई बहुत ही आइडियल सिचुएशन हो। हमने पाकिस्तान की भी ख़ास तौर पर बात करनी है। हम यहाँ पर चारपाइयों पर जनाजे आते हुए देख रहे होते हैं, अलामती जनाजे होते हैं जमहूरियत के, बजट कॉपीज़ मारी जा रही होती हैं, ऐसे जुमले कसे जा रहे होते हैं। खैर, बात करेंगे पिलडाट के सदर अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद बिलाल महबूब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, आज के दिन की अहमियत को देखते हुए क्या सिर्फ अवामुन नास को ही ये बताना ज़रूरी है या फिर जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं उनको भी बताना ज़रूरी है कि इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? ज़रा वो हमें बता दीजिएगा। मेरे ख्याल में आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज इस अहम दिन पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। देखिए, ये मेरे ख्याल में तो आवाम को बताना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। वजह यह है कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये आवाम की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक चलते हैं। अगर आवाम विजिलेंट हों और आवाम उनसे तकाजा करें कि आप असम्बलियों में इस तरह से सीरियसली बिहेव करें और आप इस तरह की हरकतें ना करें, तो ये मुमकिन नहीं होता इनके लिए, क्योंकि इन्होंने दोबारा मुंतखब होना होता है। तो आवाम को एजुकेट करना ज़्यादा अहम है कि वो उनको बताएं कि जो असम्बलियों में जो आप जनाजे निकालते हैं और गालियाँ निकालते हैं, मारपीट करते हैं, हमें ये अच्छी नहीं लगती। अगर ये आप रिप्रेजेंटेटिव्स को एक आध दफ़ा भी बता देंगे जब ये हल्कों में जाते हैं, तो ये लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, यार इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हो रहा है, तो इस्तेमाल करेंगे। पार्लियामेंटेरियंस को तो ये पता होता है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है और वो कुछ कर रहे हैं। वो तो ये इसलिए कर रहे होते हैं कि उनके ख्याल में अवाम को भी ये बात पसंद आएगी, उनकी पार्टी को भी ये बात पसंद आएगी, इसलिए मेरे ख्याल अवाम को एजुकेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, अगर हम बात करें तरक्की याफ्ता मुआशरों की, उनकी और जो पाकिस्तानी पार्लिमानी रवायात हैं, इनमें कितना फ़र्क है?
देखिए, हमारे माशरे ने उन तरक्की याफ्ता सोकाल तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए। वहाँ पे तो ये बहुत पुराना निज़ाम चल रहा है और बतदरीज इस नुक्ते तक पहुँचा है। हमारे मुल्क में तो बार बार आमरीत की गिरफ्त होती रही है और यहाँ पे लोगों ने अपनी जानें दी हैं, अपने कारोबार बर्बाद किए हैं, सड़कों पे आए हैं, हमारे वकला हों या आम लोग हों। तो हमारी इसका मतलब यह है कि जमहूरियत से कमिटमेंट तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जमहूरियत के लिए शायद पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। हमारे रहनुमा भी और हमारे अवाम, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। इस तरह का दिन दुनिया के और मुल्कों के लिए भी बहुत अहम होगा, लेकिन ये आलमी यौम पार्लिमानियत जो है ये हमारे लिए और भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि इससे दिन को वजह से हम ये लोगों को बता सकें कि हमारे यहाँ जमहूरियत की क्या अहमियत है और किस तरह से इसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो इस में लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है बार बार कि जमहूरियत में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। और उसका मरकज़ी नुक्ता ये है कि आपका एटीट्यूड डेमोक्रेटिक होना चाहिए, आपका कल्चर डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सिर्फ कानून में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो जमहूरियत पे मबनी होना चाहिए, रिस्पेक्ट पे, टॉलरेंस पे, दूसरे की बात सुनने पे, उसकी इज्जत करने पे होना चाहिए। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, पार्लिमानी निज़ाम की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि इसका फ़ायदा ये होता है कि अवामी एक मसला सामने आता है, उस पर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ जो हैं ऑप्शंस ओपिनियन सामने आ रहे होते हैं, उसके बाद एक बड़ा ही अच्छा और जामे हल निकलता है उस मसले का। लेकिन हम अपनी पार्लिमान में ऐसा होता हुआ नहीं देख रहे होते, तो ये कैसे, हमें कितना मज़ीद सफ़र करना पड़ेगा कि हम उस तरह की गुफ्तगू कर रहे हों जो हमें बरतानिया में नज़र आ रही होती है? देखिए, शायद ये रिसेंट दिनों के अंदर ये बात ऐसी है कि जिसकी वजह से कुछ मायूसी का गलबा हम पे हो सकता है कि यहाँ ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत ये है कि माजी में पाकिस्तान की बहुत दरपेंदा रिवायात भी रही हैं। आप अपने 1973 के दस्तूर को पास होने का मंजर देखें कि किस तरह से पार्टियाँ एक दूसरे के सख्त खिलाफ थीं और वो अपना इख्तलाफ भी ज़ाहिर कर रही थीं, लेकिन किस खुश असलूबी के साथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपने इख्तलाफात का इजहार किया, एक दूसरे की बात को अकामोडेट किया और बिलाखिर मुत्तफ़िका दस्तूर तैयार हो गया जिस पे हम आज भी फ़ख्र करते हैं। और अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 2010 में हमारी 18वीं तरमीम पास हुई। हो सकता है कुछ लोगों की रिजर्वेशंस हों, लेकिन वो जिस तरह से पास हुई, एक कमेटी बनी तमाम पार्टियों पर मुश्तमिल और 1 साल तक वो अपना काम करते रहे और उसके नतीजे में फिर वो मुत्तफ़िका तौर पे वो इस तरह पास हुई कि 1/3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को उसने चेंज किया है, तो वो भी इत्तेफाक से हुआ। तो ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन रीसेंट पास्ट में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई रिवायात अच्छी पैदा नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें बाज़ बात ये मायूसी होती है कि हमारे यहाँ निज़ाम से काम नहीं कर रहा। अहमद बिलाल साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं कि जो भी रिसेंटली जो कुछ वाक़यात हुए हैं उनकी वजह से मायूसी भी हो रही है अवाम में भी और हम लोगों में भी, लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए आप नहीं समझते कि इन अरकान असम्बली के लिए खुसूसी कोई तरबियती सेशंस होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे यहाँ एक बाकायदा इदारा है, टैक्स पेयर्स के मनी के साथ चल रहा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज। उस दुनिया के बहुत से इदारों में ऐसे नहीं, दुनिया में बहुत से मुल्कों में ऐसा इदारा नहीं है। हमें खुद फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक अच्छा इदारा है, उसकी एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है, उसके अंदर स्टाफ है और वो तरबियत का काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है ये तरबियत है, ये एक दिन में नहीं हो जाती, इसके लिए मुसलसल अमल होता है और आपको पता है पार्लियामेंटेरियंस भी बदलते रहते हैं, नए भी आते रहते हैं। तरबियत का अमल चल रहा है और अभी उम्मीद रखनी चाहिए कि आइंदा सालों में ये सूरत हाल बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, निज़ाम जमहूरियत की या पार्लिमानी निज़ाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर इख्तलाफ राय को कहा जाता है कि ये हुस्न सियासत है। इख्तलाफ राय तो होना ही चाहिए, लेकिन हम इख्तलाफ राय के ऊपर देखते हैं कि ज़ाती जुमले कसे जा रहे होते हैं, ज़ातियात पर हमले किए जा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम पार्लिमान से निकल कर बाहर आ जाएँ तब भी हम यही चीज़ें देख रहे होते हैं। ये हमारी पार्लिमान का मसला है या फिर ये हमारे मुआशरे का मसला है जो पार्लिमान तक चला जाता है? ये गैर जमहूरी कल्चर का मसला है जिसकी तरफ मैंने पहले तवज्जो दिलाई थी कि हम मिजाज के एतबार से मिजाजन हमारे यहाँ जमहूरियत रच बस नहीं सकी है, तो उसकी वजह से टॉलरेंस नहीं है
उसकी वजह से इख्तलाफ करने का हमें सलीका और करीना नहीं आता। इख्तलाफ तो करना चाहिए, लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि वो हुस्न है, लेकिन वो हुस्न उस वक्त बहुत बर्बाद हो जाता है जब आप उस पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गैर पार्लिमानी, गैर महज़ब, तो उसके नतीजे में फिर दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आता है। तो हमें ये जमहूरी कल्चर को परवान चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मीडिया उसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। मीडिया के ऊपर जो लोग आके एक दूसरे के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, उनको आप डिस्करेज करें। जो टॉक शो होस्ट है वो उसे रोके और उनको लाया जाए, तो मेरे ख्याल में उनको बहुत उससे तंबीह हो जाएगी कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अच्छा अहमद बिलाल साहब, जिस तरह से हम बात करते हैं सिंध बलूचिस्तान और कौमी असम्बली में जो गुज़श्ता दिनों बजट के मौका पर जो कुछ भी हुआ है सबके सामने था, तो इससे हमारे कौमी तशख़्ख़ुस को दुनिया भर में कितना नुकसान पहुँचा होगा? नुकसान ज़रूर पहुँचा होगा, लेकिन मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में जहाँ जमहूरियत राइज है और मुल्कों में हमसे भी ज़्यादा मजबूत हो, वहाँ पे भी वाक़यात पेश आ जाते हैं। मैं अपने मुल्क के अंदर जो वाक़यात हुए उनको डिफेंड नहीं कर रहा, ना कर सकते हैं, लेकिन दुनिया भी किसी को इल्ज़ाम देने के लायक नहीं है। हाल ही में अमेरिका में आपने देखा है कांग्रेस के एक सेशन के दौरान क्या हुआ था, किस तरह से लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था, उसके अंदर थे कब्जा कर लिया था और कांग्रेसमैन जाने बचाने के लिए दूसरी बिल्डिंगों में जाके उन्होंने पनाह ली। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप कर रहे थे और बड़ा अहम दिन है, और ये पार्लिमान में बैठने वाले जो लोग हैं उनके साथ साथ हमें भी बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और हमें भी अपने रवैयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि उनको भी पता हो कि हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस ये तो नहीं है कि आप दूसरे पर कीचड़ उछालते जाएँ और दूसरा आप पर कीचड़ उछालता जाए तो हम इंजॉय कर रहे होंगे, वाह उसने कितनी खूबसूरत बात की, कितने उसकी बोलती बंद कर दी दूसरे की, हम भी खुश हो रहे होते हैं। हमें भी अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम हमजा कहते हैं ना कि तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह भी होनी चाहिए कि हाँ, तनकीद के ऊपर तनकीद ही ना करें बल्कि अपनी इस्लाह भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, आगे चलेंगे और ख़बर तो अच्छी नहीं है। अगर आज ऐसा हो गया तो वो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। अच्छी खबर तो मैं बिल्कुल नहीं शेयर करती, हमजा शेयर करता है। अच्छा, ओगरा ने 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ दे दी है और ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को इरसाल कर दी है। और कितनी कीमत बढ़ाई जा सकती है ये तो फिर इकरा ही बताएगी। और ज़राए बता रहे हैं कि ये मैं नहीं बता रही, ज़राए बता रहे हैं कि ओगरा ने समरी में पेट्रोल की जो कीमत है वो 6 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत अगर उसकी बात की जाए तो 3 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फ़ैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से करें। हाँ जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से अगर इजाज़त दे दी जाएगी कि ठीक है ये कीमतें बढ़ा दी जाएँ, और कहा जा रहा है पेट्रोलियम लेवी की वजह से ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। और जिस वक्त बात हो रही थी लेवी टैक्स को जो है बढ़ाने की बात हो रही थी कुछ, उस वक्त भी अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो पेट्रोल है, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इनकी कीमतों में तकरीबन 25 रुपये का इजाफा देखने में आएगा। और अभी जो हम इस तजवीज़ की बात कर रहे हैं, समरी की बात कर रहे हैं, तो ये हमें यही नज़र आ रही है कि पेट्रोल कम से कम 6 रुपये का जा रहा है कि बढ़ा दिया जाए। हमजा अगर बात कीजिए तो 15 दिन पहले यानी कि 15 जून को ही कीमतें जो है पेट्रोल की कीमतों में 15 रोज़ बाद बढ़ाई जाती है ना, 2 रुपये कीमत बढ़ाई थी, तो अब 6 रुपये की अगर तजवीज़ पेश की जा रही तो मेरा ख्याल है ये आहिस्ता आहिस्ता वो जो 25 रुपीज़ का टारगेट है ना उसको मेरे कैसे निकल गया कि 15 दिन बाद बढ़ाई जाती है ना, मतलब कि वो इस तरह से है कि हम इतने वो तैयार बैठे होते हैं कि 15 दिन बाद ये बढ़ेंगी ही। 15 दिन बाद जो है इस पर नज़र-ए-सानी की जाती है और फिर फैसला किया जाता है कि बढ़ाई जाएंगी, वही रखी जाएंगी या कम की जाएंगी। खैर अब आज ये फैसला कर लिया जाएगा, कल हम आपको इस फैसले के बारे में बताएं। वैसे आपको पता लग ही जाएगा क्योंकि आपने भी टंकियाँ फुल करानी होगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो हम बात करने लगे हैं पाकिस्तानी टैलेंट की। पाकिस्तानी नौजवानों को जब जब अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलता है वो अपनी सलाहियतों से दुनिया को
हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, और फिर हमें पता लगता है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है, ज़रूरत किस चीज़ की है कि उस टैलेंट को कम से कम टैलेंट माना जाए और फिर प्रमोट किया जाए। बिल्कुल, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तानी ख़वातीन की, तो ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना चलते हुए अपना आप मनवा रही हैं। ऐसी ही एक होनहार तालिबा से हम आज आपको मिलवाएंगे, जिन्होंने नेशनल एमेच्योर फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड अपने नाम किया और तकरीब में 6 कैटेगरीज़ की 26 फिल्म थी जिनको अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, लाहौर की अलीन रिजवी हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इनकी डॉक्यूमेंट्री मिरास पर अवार्ड दिया गया है और फिल्म मेकिंग के कोर्स के लिए स्कॉलरशिप पर अमेरिका भी इनको भेजा जा रहा है। तो अलीन इस वक्त नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में 3rd ईयर में फिल्म और टीवी का कोर्स कर रही हैं। तो अलीन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनको मुबारक देते हैं। अलीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत मुबारक हो आपको। कैसा फील कर रही हैं? ये अवार्ड सामने आपने रखा हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने उस तरह एक्सपेक्ट नहीं की थी, सही मायनों में अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि 54 या 56 फिल्म सबमिट हुई थी और एक से बढ़ के एक थी। मतलब इतना खूबसूरत काम, इतना प्यारा काम कि मुझे डर लग रहा था कि शायद मे बी मेरी फिल्म इज़ नॉट अप टू द मार्क। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, एंड आप लोगों का भी बहुत शुक्र है कि आपने मुझे इधर बुलाया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त। वैसे अब तो अमेरिका भी जा रही हैं, तो अलीन की तो खुशी मुझे अभी से नज़र आ रही है, अलीन की स्माइल के ऊपर से साथ। अच्छा, ये जो आपकी फ़िल्म है, ये आपको बनाने का आइडिया कैसे आया और उसकी स्टोरी वगैरह थोड़ी सी शेयर करें ज़रा हमारे साथ। ठीक है। सो मैं, जैसा आपने बताया, मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में हूँ, अभी तो 3rd ईयर में हूँ, लेकिन 1st ईयर में मेरा एक फ़ाइनल था जिसमें मैंने एक VIP को जाके इंटरव्यू करना था। तो मेरे दिमाग में एकदम से ज़ैदी साहब कहीं से आ गए। मैं उनको पहले से मैंने उनको देखा हुआ था, ही वाज अ मेंटर टू माय मदर। तो आई वाज लाइक चलें इनसे कांटेक्ट करते हैं, थोड़ा मुश्किल है इन तक पहुंचना, लेकिन कोशिश करते हैं। VIP का मतलब ही शायद यही है। तो जब मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा, बेटा अभी तो मेरी एग्जीबिशन चल रही है इन इस्लामाबाद, तो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल हार्ड। तो मैंने फिर भी कहा, मैंने मिन्नतें समाजत करके मैंने कहा, प्लीज़ सर टाइम दे दें मुझे, ये ज़रूरत है मुझे करने की। तो मैंने एक्सटेंशन फिर ली एंड आई शॉट हिम। तो जब मैं गई वहाँ पर तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर सिर्फ एज अ फोटोग्राफर मैं उनके ऊपर नहीं कर रही थी। उनके स्टूडियो में एक अलग ही चीज़ चल रही थी, एक आर्काइविंग प्रोसेस चल रहा था जिसको वो रिस्टोर कर रहे थे। पिछले 100 साल से जो उनके वालिद साहब ने और उनके दादा ने जितनी भी तस्वीरें उतारी हुई नेगेटिव्स की फॉर्म में, उनको वो रिस्टोर कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ नेशनल आर्काइव्स। सो कायदा आज़म की फ़ोटोज़, नुसरत अली साहब की फ़ोटोज़, ऐसे ऐसे लोग की, पीरज़ादा की फ़ोटोज़ उन्होंने उतारी हुई हैं, फिल्म सेट्स की, ऐसे लोगों की जिनके अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो पता नहीं कब ख़त्म होगा वो लिस्ट, कब ख़त्म होगी वो लिस्ट। तो व्हेन आई सॉ दैट, तो मेरे दिमाग में वहाँ पर आइडिया आया कि ये बड़ा पैकेज कुछ बनना चाहिए। ये छोटा इंटरव्यू तक नहीं है महदूद, ये बड़ी चीज़ होनी चाहिए कोई। तो इतनी बड़ी चीज़ होगी कि इतनी बड़ी चीज़ होगी कि जो एक तो अवार्ड मिल गया अलीन को, और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि अब उनको भेजा जा रहा है कि आप मज़ीद पढ़ाई करें, इससे बेहतर आप पढ़ाई कर सकें और आप अमेरिका जाएं, और अमेरिका से फिर आपने वापस आना है। अब प्लान्स क्या हैं? जब ये स्कॉलरशिप आपको मिल गया, क्या को बचपन से जब सोच रखा था किस तरह का कोई स्कॉलरशिप लूँगी, बाहर पढ़ने के लिए जाऊँगी, फिर वापस आऊँगी, वापस आना भी प्लान में शामिल था, अब तो आना पड़ेगा? मेरा बिल्कुल प्लान था बाहर जाके पढ़ने का, हमेशा से। मास्टर्स का ही था, बैचलर्स में तो सोचा नहीं था। और मास्टर्स में भी यही प्लान था कि स्कॉलरशिप ढूंढें, ग्रांट्स ढूंढें, कहीं से कोई फाइनेंशियल एड, इस टाइप की कोई चीज़। बिकॉज एज यू नो, इंटरनेशनल स्टडीज़ बहुत बजट से बाहर होती हैं यूजुअली, हर एक के नसीब में नहीं होती। लेकिन दिस थिंग केम थ्रू, और जब ये हुआ तो सही बात मैं आपसे करूँगी, मैं अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो तो वहाँ पर कदम नीचे रखेंगे तो शायद तब जाके कुछ यकीन हो कि पहुँच गए हैं इधर। अच्छा, पहली दफ़ा आपको पता कैसे लगा कि अवार्ड आपको मिल रहा है, SPR की जानिब से ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है? आपको इन्फॉर्म कैसे किया गया? कैसे पता लगा कि जी कि अच्छा मैं जीत गई हूँ? और अभी तक अगर यकीन नहीं हो रहा तो उस वक्त कैसे यकीन हुआ था? बहुत ही अजीबो-गरीब सी हालत थी मेरी जब मुझे पता चला। उन्होंने नाम अनाउंस किया, रिहर्सल्स वगैरह चल रही थी, एज यू नो होती हैं पहले। सो आई थॉट कि रैंडमली नेम्स कॉल हो रहे हैं, दे जस्ट वांट एवरीबडी टू गो ऑन द स्टेज वंस, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। पर जब मैंने ट्रॉफी इस तरह मेरे हाथ में आई तो ऊपर किया, मेरा नाम लिखा हुआ था। सो आई थॉट प्रैक्टिस है, सिर्फ राइटर्स नाम लिखे हुए, ऊपर मैंने ऐसे ही उठाया तो नाम लिखा हुआ। एंड मैं शौक में मैंने बस वापस रखा उसको, एंड मैं बैक स्टेज से उतर के आ गई, और अगले कोई 2 घंटे में बस यूँ बैठी हूँ कि दिस रियली हैपेंड। ये बाकियों से नहीं पूछा कि तुम्हारा भी नाम लिखा हुआ पूछा था? फिर मैंने बाकी से मैंने कहा आपका नाम लिखा हुआ था ट्रॉफी पे? वो कहते हैं शायद, मेरा ख्याल है वो खुद सभी इस तरह, ये कैफियत थी सबकी। एक अजीब सी कैफियत थी, लेकिन खुशी की कैफियत थी कि इजहार नहीं किया जा रहा था ना उसका। अच्छा, इसको कितना टाइम लगा अलीन बनाने में?
इसको 1.5 साल से 2 साल लगे हैं बनाने में, क्योंकि मेरा कॉलेज साथ चल रहा था। फिर जब मैंने एक दफ़ा शूट किया तो लॉकडाउन उसके बाद लग गया। माय सिनेमाटोग्राफर अरहम, ही इज़ माय क्लास फेलो, ही वेंट टू कराची, उसको वहाँ पर जाना पड़ा, हॉस्टल्स बंद थे। देन आई हैड टू अप्रोच माय जूनियर्स, मैंने कहा प्लीज़ आके काम कर लो। सो गुलशेर माय जूनियर ही शॉट, एंड देन मेरा एक फ्रेंड है फ्रॉम BNU शामिर, आई कॉल्ड हिम, मैंने कहा प्लीज़ आके मेरे साथ शूट कर लो, आई ओ यू गाइज वन। एंड उनके साथ मिलके फिर मैंने फर्दर शूट किया। एंड कोविड की वजह से हुआ ये, माई कंप्यूटर ब्रोक डाउन, आई नीडेड अ न्यू कंप्यूटर बट शिपमेंट्स बंद थी सारी, सो आई हैड टू वेट क्वाइट अ फ्यू मंथ्स बिफोर माई लैपटॉप अराइव्ड। एंड तब भी मैं लोगों से बोरो करके काम करी थी, एवरी संडे टू संडे एडिट हो रहा था। अच्छा। ये अब इसके अंदर एक और चीज़ भी है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जो कैमरे पे काम हुआ है, हाँ। इसके अलावा तमाम जितने भी काम हुए होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी जो हमें नाम भी नहीं आते हैं, वो सारे काम आलीन ने खुद किए हैं। इतना कुछ खुद कैसे कर लिया? मेरा ख्याल है जब आपके ऊपर कोई भी काम पड़ता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको करना पड़ जाता है। आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड, तो बचपन से एक चीज़ थी कि हर चीज़ बस मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी। कभी किसी ने प्रेशराइज़ नहीं किया, फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन एक बस वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने जो करना है पूरा करके उठना है। तो जब पैशन हो और सपोर्ट भी इतनी ज़्यादा हो तो एक चीज़ मेरे ख्याल है बस निकल ही आती है। बट डेफिनेटली टीम मेरी सबसे पहले आती है। अब एक उन्होंने मुझे मेरी हेल्प की, शूट करवाई एक चीज़, तो तभी जाके आगे कुछ निकला ना, शूट होगा तो एडिट तक पहुँचेगा। अच्छा, अब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। आप वापस आ रही होंगी, इसके लिए काम कर रही होंगी, क्या हमारे टॉपिक्स ठीक नहीं है, हमारी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, हमारा कंटेंट ऐसा नहीं है कि लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है? लोग सरहद पार का कंटेंट क्यों देखना चाहते हैं, पाकिस्तान का कंटेंट क्यों नहीं देखना चाहते, और इसको आलीन कैसे बदल सकती हैं? मुझे लगता है कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री को देखें तो हमारी बहुत वास्ट हिस्ट्री है। मतलब 1947 से पहले भी, अगर पार्टीशन से पहले भी हम देखें तो बहुत कंटेंट ऐसा है विच रिलेट्स डायरेक्टली टू आवर इंडस्ट्री इवन नाउ। मसला सिर्फ ये है कि ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, मीडिया की प्रोलिफरेशन इतनी ज़्यादा है कि कंटेंट हर जगह से आ रहा है। आप इवन रात को लेटे में आपको नोटिफिकेशन आई है कि अच्छा इस इन्फ्लुएंसर ने या इसने ये कुछ अपलोड कर दिया, नोटिफिकेशंस ऑन हो जाती हैं, तो यू कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन मीडिया। उसकी वजह से आई फील अटेंशन स्पैन का भी है। एंड जहाँ तक लोकल स्टोरीज़ की बात है, हमारे पास बहुत स्टोरीज़ हैं। ऐसी बात नहीं कि हमारा कंटेंट ख़राब है या राइटर्स ऐसे नहीं हैं या प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है, बहुत हाई प्रोडक्शन वैल्यू है यहाँ पर। बड़े से बड़ा कैमरा इस कंट्री में मौजूद है, लाइटिंग इक्विपमेंट, एडिटिंग, सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मसला सिर्फ ये है कि हमारे पास जो टैलेंट है उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लोगों को अभी भी एक टैबू सा लगता है कि फिल्म मेकिंग में जाना या ड्रामा इंडस्ट्री में जाना बहुत एक स्टिग्मा उसके साथ अटैच हुआ है। उस चीज़ की वजह से लोगों को बस लगता है जो ठीक है बाहर का कंटेंट आ रहा है, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, ग्लैमर ज़्यादा है, वो फिनिश्ड हॉलीवुड लुक जो होती है वो नज़र आ रही होती है। तो वो बस कहते हैं यार ठीक है टाइम पास ही करना है, अपना कंटेंट देखने के बजाय वो देख लेते हैं, शायद कोई एंटरटेनमेंट ही मिल जाए। है सब कुछ, बट आई जस्ट फील के अप्रिशिएट करने की बात है। और जहाँ तक मेरी बात है कि मैं वापस आके काम करूँगी, मैं बिल्कुल आके वापस काम करूँगी। और मेरा जहाँ तक ख्याल है डेफिनेटली राइटिंग की तरफ बहुत लोग हैं जो जाना चाहते हैं। मैं पर्सनली आई एम नॉट ए राइटर उस तरह का। आई डेफिनेटली डू लर्न एंड वर्क ऑन स्क्रिप्ट्स, और मैं लिखती भी हूँ थोड़ा बहुत अपनी प्रोडक्शंस की हद तक, डेफिनेटली वो भी होगा, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस इज़ ऑन पोस्ट प्रोडक्शन, VFX एंड एनिमेशन वाली साइड। बिकॉज हमारे मुल्क में वही बात है, सबसे बड़ा आप अगर हीरो देखें कमांडर सेफगार्ड या मे बी अल्लाह यार अभी रिसेंटली, तो उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वी डोंट हैव अ सुपर हीरो वी कैन लुक अप टू। ये बात DG ISPR ने भी हमसे की थी कि वी डोंट हैव अ सुपर हीरो, हमारा कौन है। एंड आई वेंट इन दैट थॉट प्रोसेस के आपने बात बिल्कुल सही की है, कौन है हमारा। आवर किड्स लुक अप टू सुपरमैन, और वही बात है कि हम इंटरनेशनल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज हमारा अपना कुछ है नहीं। सो होगा तो लोग उसको आलीन बनाएंगी सुपर हीरो पाकिस्तान का। so, ये देखें ना, हमारे पास सुपर हीरोज हैं, इतने अवार्ड्स लेके ये लोग आए हैं, मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो यही सुपर हीरोज़ हैं और इनको ही हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। आलीन, बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, मुबारक हो आपको, आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, गोल्स हैं, उनके लिए भी हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और टैलेंट तो मौजूद है, ये हम सब जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हुए किसी और को थोड़े से जो है ना, हम क्या कहा जाए, कंजूसी कर रहे होते हैं, या फिर हमारा दिल नहीं कर रहा होता कि दूसरे की भी तारीफ़ कर दीजिए। तारीफ़ करें, यकीन करें, आपको भी अच्छा फील होगा। बिल्कुल, अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, और आलीन की अगर हम अप्रिसिएशन उसको करेंगे तो इंशाल्लाह आलीन जो है वापस आएंगी और काम करेंगे मुल्क के लिए, और हमारे लिए सुपर हीरोज़ जो है ना वो बनाएंगे। और ये देखें बच्चे कितने ज़्यादा खुश होंगे कि हमारे अपने सुपर हीरोज़ हैं जो हमारे साथ रिलेट कर रहे हैं। और जब चीज़ें आपके साथ रिलेट कर रही होती हैं, आपको
वैसे ही अच्छी लग रही होती हैं। तो अलीन का एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं। अलीन, बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि सिंध असम्बली के अंदर जो है कशीदगी बढ़ती चली है। बिल्कुल ऐसे ही हमदर्द सिंध असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान इख्तलाफात की आग मजीद अब भड़क उठी है। और PTI अरकान असम्बली की अगर बात करें तो स्पीकर सिंध असम्बली की जानिब से अरकान पर आए पाबंदी को रोंदते हुए गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि ज़बरदस्ती असम्बली हॉल में दाखिले की कोशिश की थी। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है जो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कह रहे थे कट मोशन ही कोई नहीं था, आप लोगों को तो इख्तलाफ ही कोई नहीं था, फिर अगर हमने पास कर लिया तो फिर मसाइल खड़े हो गए, हमने तो बहुत तहम्मुल मिजाजी का जो है मुजाहरा किया था, ये तो अपोजिशन की जानिब से ऐसा किया गया। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे सर? पहली चीज़ ये है कि मुराद अली शाह साहब जितना सफ़ेद झूठ बोलते हैं उसकी मिसालें तो तारीख़ में बेशुमार हैं। एक मिसाल देते हुए शुरू कर देता हूँ। सिंध बैंक की बड़ी तारीफ़ करते थे, परफॉर्म करता था। सिंध बैंक दिवालिया में पहुँच गया और इन साहब ने 100 करोड़ रुपए का कर्जा थट्टा शुगर मिल को दिलाया, जहाँ मॉडर्नाइजेशन के लिए, लेकिन पूरा का पूरा पैसा रिलीज़ करवा दिया था और एक स्क्रू नहीं लगा था। ये इतने सच्चे इंसान हैं, इतने शानदार इनके कारनामे हैं। आज अपनी गुफ्तगू में जो जो झूठ बोले इन्होंने वो मैं बताऊं। पहली चीज, आप तस्वीर देख लीजिए, कोई शख्स असेंबली के चैम्बर में दाखिल होने की कोशिश नहीं कर रहा था, असेंबली के गेट पे रोके जा रहे थे मेंबर्स। असेंबली के चैम्बर के अंदर और असेंबली की कार्रवाई में 8 लोगों को पाबंद किया गया था। मेरे पे तो कोई पाबंदी नहीं थी, अलीम आदिल शेख पे कोई पाबंदी नहीं थी, हमारे बाकी जो 19 MPs हैं उन पे किसी पे कोई पाबंदी नहीं थी, तो उनको क्यों गेट पे? इसका जवाब वो नहीं देते। हमारा इस्तेहकाक मौजूद है, हम तहरीक इस्तेहकाक भी लेके आएंगे। दूसरी चीज, जो बजट इजलास के लिहाज से बात कर रहे हैं, आप सब ने देखा है कि असेंबली के अंदर हर लेजिस्लेटर के डेस्क के ऊपर एक वो हेडफोन रखे हुए होते हैं जी। वो इसलिए रखते हैं कि अगर ऐवान में किसी वजह से कोई शोर हो रहा हो और तकरीर समझ में नहीं आ रही हो तो लोग हेडफोन पहन के वो सुन सकते हैं। ये कहना कि क्योंकि कोई एक जमात या चंद अशखास शोर मचा रहे होंगे तो उसकी वजह से बाकी लोगों को तकरीर नहीं होगा, ये आमरियत है, ये जमहूरियत नहीं है। ठीक, आमरियत कहा जाता है। अच्छा जी, चलिए जिस तरह से हमने देखा है कल बड़ा ज्यादा हंगामा देखने में आया, शदीद नारेबाजी भी की गई सिंध हुकूमत के खिलाफ, और जिस तरह से हमने गेट पे देखा धक्कम पेड़ का भी मामला हुआ, इस सारे मामले के बाद आपने जो है असेंबली रुकनीत से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, ऐसा क्यों? जी, मैं उसी की वजूहत बता देता हूँ तफसील। 3 साल हो गए किसी स्टैंडिंग कमेटी का हमें मेंबरशिप नहीं देते, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हम कोई एतराज नहीं उठा सकते, फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारा माइक नहीं खुलता, तो मैं किस बात पे MP हूँ? मेरी तो समझ से बाहर है, मैं करूँ तो क्या करूँ? इसलिए कि आपको असेंबली के स्पीकर ने किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का एक शख्स भी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हमेशा ऑपोजिशन से होना चाहिए, वरना कोई ट्रेजरी बेंच पे कोई प्रेशर ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी किस तरह आएगी, गुड गवर्नेंस कैसे आएगी इस सूबे में, मेरिट का निजाम कैसे आएगा इस सूबे में? और ये इसी तरह शाह साहब टीवी पे आके बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ा तहम्मुल से ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि लगता है कि बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं। दूसरी तरफ की कहानी कोई सुनाने कि वो भी गवर्नमेंट है, उनका माइक भी खुलता है, उनको टाइम भी मिलता है, वो चीफ मिनिस्टर भी। तो ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक के सामने लाने के लिए जो फोरम था वो बंद कर दिया गया, मफकूद कर दिया। ठीक है, और ये नहीं, लेकिन इसमें एक मसला है फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप बड़ी तवाना आवाज़ हैं और आप लोगों की अगर नुमाइंदगी इस तरह से कम होती चली जाएगी, आप ज़ाती तौर पर ये फैसला कर लेंगे, क्या ये पार्टी का भी फैसला है? आज आप अपने तौर पे वैसे बताइएगा, क्या स्पीकर साहब को अपना इस्तीफ़ा जो है आप जमा करवा देंगे, भेज देंगे, उनको दरख्वास्त दे देंगे इस्तीफ़े की? और दूसरा, क्या पार्टी फिर ये फैसला करेगी अगर तो हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो फिर तो सबको इस्तीफ़ा नहीं दे देना चाहिए, आप अकेले देंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मैंने सोच समझ के फैसला किया है। मैं अपने रीजंस, मैं पार्टी की सीनियर लीडर्स में आता हूँ जी।
और मैं समझता हूँ कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू चेयरमैन साहब के सामने रखूंगा और उन्हें कन्विंस भी करूंगा कि मेरा इस्तीफा सियासी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे ये सीट पार्टी की अमानत है, मैं पार्टी का कारकुन हूँ, लेकिन मेरा इस्तीफा लिख दिया गया है, उसका ड्राफ्ट मैं रिलीज भी कर दूंगा आज या कल सुबह, लेकिन मैं अपने पार्टी के चेयरमैन के या पार्टी के हुकाम के कहने से बाहर नहीं हूँ। मैं एक अदना सा तो दोनों चीजें मैं ये अहलियत भी समझता हूँ कि मैं अपनी पार्टी को कन्विंस कर सकता हूँ कि ऐसे ऐवान का हिस्सा बनना जिसके अंदर जमहूरियत को तकलीफ नहीं पहुंचाई हो, तो एक मेंबर का और एक तवाना मेंबर का रिजाइन कर देने से जो प्रोटेस्ट एस्टेब्लिश होगी उससे शायद ये जो डेडलॉक इस वक्त है उस पर सिंध गवर्नमेंट अंडर प्रेशर जरूर आएगी कि वो स्टैंडिंग कमेटीज, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और हमारे बिल्स जो रुके हुए हैं, लोकल बॉडीज का निज़ाम को दोबारा इस शहर में इंट्रोड्यूस कराने में शायद हम कामयाब हो जाएं और एक सीट का। फिरदौस शमी नकवी साहब, क्या आप चेयरमैन साहब को, मतलब के वज़ीर आज़म साहब को, इमरान खान साहब को ये भी कहेंगे कि मशवरा देंगे कि हमें वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए सिंध असेंबली से, या फिर आप सिर्फ अपनी ही बात करेंगे, बाकियों की बात आप नहीं कर रहे होंगे? मैं फिलहाल जो समझता हूँ कि बारिश का पहला खतरा होता है। अच्छा। और मैं समझता हूँ ये एहतजाज निहायत ज़रूरी था। इसलिए देखिए, मैं उन लोगों में से जो यकीन रखते हैं कि जमहूरियत में जमहूरी अंदाज से काम करना चाहिए। ठीक है, फिरदौस शमी नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि बारिश का पहला कतरा जो है वो मैं बनूंगा और मैं पहले चेयरमैन साहब को, मतलब कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एतमाद में लूँगा और मैंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया और वो उनको मैं बताऊंगा कि मैं क्यों इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ और वो मेरी बात समझेंगे और उसके बाद मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। शायद इसके बाद असेंबली के हालात कुछ बेहतर। बिल्कुल ऐसी है, हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हो जाए, लेकिन हमें यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमें ब्रेक पर जाना है। आपको ही मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब बात कुछ कर लेते हैं, क्योंकि गर्म मौसम है और गर्म मौसम में ज़्यादातर जो है ना चिड़चिड़ापन, ख़ास तौर पर अगर हम सड़कों पर देखें तो आते जाते जो लोग ना फजूल किसी कोई रीज़न नहीं होती, विदाउट एनी रीज़न लड़ाई करना शुरू होते हैं। वो सारा जो मसला होता है ना, वो कोई भी उनका अपना कोई कसूर नहीं होता, वो मौसम की वजह से ऐसे असरात होते हैं कि गर्म मौसम है। हाँ, गर्मी ज़्यादा होती है। वैसे हमने तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा होता ही है। अब फजूल ऐसा लफ्ज़ एक बोल दिया इकरा ने कि फजूल में ही लड़ रहे होते हैं ना, तो वो वाली बात है। खैर, नींद के मसाइल भी हमें पता है कि होते हैं, और अगर तो आपकी लोड शेडिंग हो जाए तो फिर मसला मज़ीद जो है वो ख़राब हो जाता है। खैर, अब हम देखें तो हम अपनी ग़िज़ाओं की बात करें तो इसमें हम मसालेदार चटपटे खानों की बजाय इस मौसम के हिसाब से अगर देखें तो दुरुस्त ग़िज़ाओं का इंतखाब बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और गर्मियों के मौसम में अगर हम देखें तो पानी पीने के लिए हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारा गला वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाता है और फिर लोगों को चक्कर आ रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो पानी कम पी रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं कौन से मशरूबात होने चाहिए जो इस मौसम के अंदर लोगों को लाजमी तौर पर पीने चाहिए। ऐसे ही है, अगर इस बात को हम यकीनी बना लें कि इस मौसम के एतबार से हम लोगों को दुरुस्त मशरूबात का इंतखाब करना है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों को ठंडा रखने में आपको मदद देगा। और बहुत ज़्यादा मीठे लेकिन मशरूबात या सोडा वाटर टाइप जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल जो है वो अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए। उनको बेशक आप पसंद ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उनका इस्तेमाल जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस मौसम के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो हमजा नारियल पानी, लीमू पानी, लस्सी, फालसे और तरबूज वगैरह का जो शरबत है वो बेहतरीन मशरूबात हैं, वो ठंडा रखते हैं आपको। अच्छा, अभी हम ये भी तो देखते हैं ना कि सड़क किनारे और बीच चौराहे रेहड़ियाँ सजाए ठंडे ठार शरबत बेचने वालों से क्या हमें दूर रहना चाहिए? और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, हम लोगों को देख रहे होते हैं जो बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसके अंदर अगर हम देखें शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि शीरे का इस्तेमाल किया जा रहा होता है खास तौर
पे। जिस तरह से शीरे का इस्तेमाल कह रहे हो आप, अगर हम देखें जिस तरह से हम देखते हैं ना कि जो आम रोड्स की साइड्स पे लोग रेडियो पे लेके बैठे होते हैं शरबत वगैरह या कुछ भी, उसके अंदर वो स्क्रीन का इस्तेमाल भी करते हैं जो कि हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा वो नुकसानदेह है। और इस किस्म के जो है मशरूबात, जिस तरह हम आपको कह रहे हैं मशरूबात का इस्तेमाल करें और जो ताज़ा और खालिस है उन मशरूबात का, लेकिन वो मशरूबात आपने नहीं पीने जो कि सड़कों के किनारे पे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें तो गर्दो गुबार होता है और स्क्रीन का इस्तेमाल लोग करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से है ना परहेज़ करें। यानी कि कोशिश करें कि आप घर से ही कोई ऐसा मशरूब बनवाएं कि जो आप पी रहे हों। तो बात करेंगे, हमारे साथ माहिर ज़ैनब गोंदल जो हैं वो मौजूद हैं। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ज़ैनब, गर्मियों में क्या करना चाहिए, कौन से मशरूबात हमें इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से मशरूब हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं? लाल शरबत अगर हम ख़ास तौर पर बात करें, क्या वो भी कर लेने चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि गर्मियों में पानी का इस्तेमाल ही सबसे ज़्यादा करना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे आपने कहा, पहले मेंशन किया कि ठंडा पानी का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, हमें उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पा रही होती कि वो एकदम से ठंडे पानी पे चली जाए। और हम लोग बाहर गर्मी से आते हैं, एकदम ठंडा पानी पीते हैं, अपनी बॉडी को हम ख़राब करते हैं और बीमारियों की तरफ जाते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये पूछी कि जैसे बाहर हम मशरूबात पीते हैं, घरों में मशरूबात पीते हैं, उनमें मीठे का इस्तेमाल किस तरह करें। तो मीठे का इस्तेमाल जो है उसको थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मीठा जो है वो ऑलरेडी, अगर हम फ्रूट्स जूसेस की तरफ जाएंगे तो उनमें मीठा ऑलरेडी मौजूद होता है। मीठा नो डाउट हमें गर्मी के लिए फाइट करने के लिए या कोप अप करने के लिए ज़रूरी होता है हमारे लिए, लेकिन इतना मीठा इस्तेमाल कर लेना कि हमारी बॉडी जो है वो उससे बजाय फ़ायदा उठाने के नुकसान की तरफ जाना शुरू कर दे, हमें उसका थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम लोग लाल शरबत और ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल की बजाय अगर हम नींबू पानी या मिंट का जो पानी या पुदीने का पानी जो है वो इस्तेमाल कर लें तो वो हमारे लिए बेहतरीन है। अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो बजाय हम सड़कों के साइडों पे जो वो पानी मौजूद होता है या वो लोग लेकर खड़े हुए होते हैं, हम घर से जाते हुए एक पानी की बॉटल जो है वो अपने साथ कैरी कर लें और उसी का इस्तेमाल करते रहें। तो कोशिश करें कि पानी ही पिया जाए बाहर से। एक तो हाइजीन जो है वो नहीं मेंटेन की जाती उन चीज़ों में, दूसरा स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि जिस चीज़ों में या ग्लास या जो भी चीज़ वो यूज़ करते हैं उनमें नहीं पीना चाहिए, डिस्पोजेबल का इस्तेमाल करें अगर करना भी है तो। दूसरी चीज़, कोशिश करें कि उनसे लेकर ना ही पिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना गर्द आलूद और कोविड की वजह से अब तो वैसे भी जो है वो परहेज़ ही करनी चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हम बजाय फ़ायदा उठाने के ज़्यादा नुकसान की तरफ चले जाते हैं अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अच्छा ज़ैनब, जिस तरह से आपने कहा ना कि हमें घर की जो मशरूबात हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेने चाहिए सारे प्रोसेस में, जिस तरह से गर्मी भी है और बाहर के मशरूबात पे हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो कौन से ऐसे मशरूबात हम ऐसे हैं जो हम घर में बनाएं और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी, और गर्म मौसम में उस हमारे जो अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, कुछ लोगों के स्टमक ख़राब हो जाते हैं, उनका भी मुकाबला कर सकें? हम लेमन जूस पी सकते हैं, जैसे स्कंजवीन हम कहते हैं, पुदीने का पानी पी सकते हैं, मैंगो जूस बनाकर हम घर पे फ्रेश पी सकते हैं, कोकोनट का बना के पी सकते हैं, पाइनएप्पल जूस हम बना के पी सकते हैं, तरबूज का जूस पी सकते हैं। ये जितने फल या आलू बुखारा, इमली आलू बुखारे का जो जूस जो हम लोगों का बहुत अरसे से चलता आ रहा है, वो एक तो हमारे जिस्म की गर्मी को ख़त्म करता है, दूसरा हमारे लिए वैसे भी मुफीद होता है। अगर हम उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें तो हम एक गर्मी जो है वो जिस्म में पैदा ही नहीं होगी और हम उसको बड़े आराम से कोप अप कर सकेंगे। ठीक है ज़ैनब, ये भी हमें बताइएगा, कुछ लोगों को आदत होती है चाय लाजमी पीनी है, कॉफ़ी भी लाजमी पीनी होती है, तो उनको इस मौसम में क्या करना चाहिए, क्या मिकदार रखनी चाहिए, कितने टाइम पी लेनी चाहिए, कितनी पी लेनी चाहिए? चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो आप अपनी उसके मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट केसेस जो देखने में आते हैं, लोग कह रहे होते हैं मैं 12 कप चाय पीता हूँ, मैं 15 कप दिन में चाय पीता हूँ, तो वो तो सुन के इंसान को गर्मी लगने लग जाती है। इसीलिए मैक्सिमम मैं रिकमेंड यही करूँगी कि 1 से 2 कप इस्तेमाल करें, चाहे वो चाय का हो चाहे वो कॉफ़ी का हो। और अगर आपने इससे ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप या तो एसी वाले कमरे में बैठ के पिएं, और अगर आप एसी वाले कमरे में नहीं बैठ के पी सकते तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी है, स्वेटिंग आप करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स और सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो लूज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जिस तरह से ज़ैनब कुछ लोग जो होता है वो गर्मी में इस मौसम में एक्सरसाइज की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं ना, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पानी की कमी भी हो जाती है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे मशरूबात लेने चाहिए जो उनका वज़न भी कम कर सके, उसमें भी उनको हेल्प आउट करें और इस मौसम से भी बचा सकें?
इस मौसम में एक्सरसाइज करना जो है वो बेस्ट है, क्योंकि वेट लॉस सबसे ज़्यादा जो है वो आप इसी में ही कर रहे होते हैं। स्वेटिंग और जितना भी आपके जो होते हैं बॉडी जो होती है वो जल्दी उस चीज़ को अडेप्ट करती है और आप उस चीज़ को लूज़ करते हैं। लेकिन बॉडी के जो आपको बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं, वो भी लूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर बेहतरीन है कि आप ORS का इस्तेमाल करें जिस टाइम पे आप वो एक्सरसाइज या जॉग कर रहे हैं। आप अपने पास एक बॉटल रखें, उसमें आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लूकोज डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तुख मलंगे का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी में पानी को ख़त्म नहीं होने देगा, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाने देगा। क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक दफ़ा डिहाइड्रेशन की तरफ चली जाए तो उसको वापस लाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमें यही चाहिए कि हम पहले से ही बॉडी को प्लान करें, प्री प्लान लेके चलें ताकि हम उसकी तरफ जाएं ही। बिल्कुल ठीक है ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, आप हमें ज़ैनब ने वैसे तो हमें यही बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना पानी पी सकते हैं ना, पहली आपकी प्रायोरिटी तो पानी ही होनी चाहिए, और दूसरा अगर कोई मशरूबात आपने पीने हैं तो वो फ्रूट जूस हो तो वो आप घर में बनाएं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। खास तौर पर नींबू पानी जो है वो घर में बना के पीना चाहिए। मेरा भी दिल करने लगे नींबू पानी पीने का। खैर हमजा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक उनका तरफ से एक पैगाम है, हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पैगाम है वो कि कुछ भी उन्होंने कहा हो जाए, कितना भी दबाव हो जाए, पाक चीन ताल्लुकात जो हैं वो तब्दील नहीं होंगे। हाँ जी, ये इंटरव्यू दिया है वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी टीवी को, और उसमें कहा है कि पाकिस्तान सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। हम जानिबदार आखिर क्यों बने? पाक चीन ताल्लुकात सिर्फ हुकूमती सतह पर नहीं है, अवामी सतह पर भी है, और वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि मगरिब ममालिक की बात करें तो उन्होंने कहा कि मगरिब ममालिक का पाकिस्तान पर दबाव डालना नामुनासिब है। किसी भी दबाव के बावजूद चीन से ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ इलाकाई इत्तेहाद कायम किया। अमेरिकी इत्तेहाद में भारत और दीगर ममालिक शामिल हैं, और अमेरिका का पाकिस्तान जैसे ममालिक को जानिबदार होने पर मजबूर करना ज्यादती है। हाँ, बड़ा क्लियर किया है वज़ीर-ए-आज़म ने, बहुत ज़्यादा क्लियर किया है कि जी कि जो पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, और ये सिर्फ हम हुकूमती सतह की बात नहीं कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी क्लियर किया है कि ये हुकूमती सतह की तो बात ही नहीं है, ये तो अवामी सतह पर देखी जाए तो पाकिस्तानी अगर अवाम की बात कर ली जाए या चीनी अवाम की बात कर ली जाए तो वो खुद दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह, तो इसलिए तो हमजा कहा था पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद भी कहा जाता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस इंटरव्यू में क्या कहा है, आपको वो सुनाते हैं। It is very unfair for the US or other powers, Western powers, for countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone. And it's not going to happen that if there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China, it won't happen. No. Because the relationship between Pakistan and China is very deep, and it's not just the governments; it's a people-to-people relationship. So, to sum up, whatever will happen, our relationship between the two countries, no matter what pressure is put on us, is not going to change. The CPEC is it's right in front of you. It's something. It's the biggest thing happening in Pakistan. For us, this is where we think our economic future is moving towards. So this is a big economic feature in Pakistan. And then there's the political relationship. And political relationship has got stronger. And it's got stronger because whatever happens in every international forum, पाकिस्तान एंड चाइना स्टैंड टुगेदर। चीन ताल्लुकात के बारे में वज़ीर-ए-आज़म का जो दो टोक मौक़िफ़ है ये आपने सुना, बड़ा क्लियर कर दिया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि जी कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो किसी सूरत ख़राब नहीं हो सकते, और कोई हमें प्रेशराइज़ करने की तो कोशिश ही ना करे कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रहें। क्योंकि उन्होंने कहा ये तो अवामी सतह पर भी जो है ना, पीपल टू पीपल, उन्होंने कहा कि हमारे रिलेशन जो है वो चलते हैं, लोग जो है एक दूसरे को, पाकिस्तान और चाइना के लोग पसंद करते हैं। खैर हमजा, हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, पहले तो हम गर्म मौसम में मशरूबात की बात कर रहे थे, अब ज़रा मौसम के मिजाज क्योंकि बड़े
बदल रहे हैं और इस वक्त गर्मी जो है वो खूब ज़ोरों पर चल रही है। मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ सूरज आग उगल रहा है और मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज और कल मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म ही रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में तो शदीद गर्म रहेगा। उसके साथ तो उन्होंने शदीद भी कहा है कि शदीद गर्म रहेगा। खैर, महकमा मौसमियात ने जुमे से मौसम के करवट बदलने की नवीद भी सुनाई है। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अच्छा जी, यानी कि बारिशों का जो सिलसिला है पीर तक जारी रहने की तवक्को भी जाहिर कर दी गया और इस दौरान मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि गर्मी का जोर तो इस टाइम बहुत ज़्यादा है और गर्म मौसम में लोग जो हैं वो भी काफ़ी डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कोई अच्छी खबर है मौसम के बारे में। सरदार सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, मौसम कैसा रहेगा सर? बारिश कब से होगी? जुमे से ही उम्मीद रखी जाए? अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, जुमे से ही इम्कान है। उससे पहले आज का दिन भी और कल का दिन भी गर्मी हो रहेगी और 2 तारीख से ये जो गर्मी की लहर है ये सबसाइड होगी जब बारिश का सिलसिला शुरू होगा। उसमें जैसे आपने खुद जिक्र किया कि शुमाली इलाकों में आपके इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और फिर मशरक़ी बलूचिस्तान के जो इलाके हैं ज़ोब, कोलू, सिब्बी, बारखान, इन एरियाज़ में होगी बारिश गरज चमक के साथ। और सिंध के भी कुछ 4 और 5 तारीख की रात को दादू और लाड़काना साइड पे कुछ इम्कान है आंधी वांधी चलने का और बारिश होने का। तो 2 दिन मज़ीद हैं गर्मी के। जी अच्छा सरदार साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, लोग भी दुआएं करें कि बारिश हो तो मौसम थोड़ा बेहतर हो। मॉनसून का जो अगर हम बात ये स्पेल की तो वो कब से शुरू होगा? देखिए, मानसून पहले तो हम तवक्को कर रहे थे कि जून के आखिरी दिनों में मानसून हवाओं का भरपूर दाखिला हो जाएगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न जो वेस्ट से आने वाली हवाएं हैं खासकर पर लेवल पे, उन्होंने एक तरह से उसको ब्रेक लगा दी है। वो मतलब अब ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया तक मानसून हवाएं पहुंच रही हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रही। तो इम्कान अब यही दिख रहा है कि पहले हफ्ते के आखिर में जाके प्रॉपर मानसून की कोई बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, खासकर नॉर्थ पाकिस्तान में। साउथ में तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में ही तवक्को की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो सरदार सरफराज साहब, अगर जुलाई के दूसरे हफ्ते में ये तवक्को कर रहे होंगे तो क्या इसका ये आगे से भी डिले हो जाएगा? मतलब कि अगले दिन भी बढ़ जाएंगे या फिर दौरानिया कम हो जाएगा मानसून का? देखिए, जो दौरानिया हमारे यहाँ तो जो मतलब उसमें हम पिछले लॉन्ग पीरियड एवरेज जिसे कहते हैं 30 साल के डाटा की बुनियाद पे कहते हैं, तो उसमें 3 महीने का ही होता है, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक जो मानसून सीजन होता है। लेकिन जाहिर बात है कि जुलाई के पहला हफ्ता अगर ड्राई चला जाएगा या 10 दिन अगर ड्राई चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें 3 महीनों से वो 10 दिन माइनस हो जाएंगे। जी अच्छा सरदार साहब, कराची के मौसम की बात करें तो कराची का मौसम कैसा रहेगा? क्या कोई हीट वेव का खदशा तो इस बार जाहिर नहीं किया जा रहा? नहीं, हीट वेव का अभी कोई इम्कान नहीं है, इसलिए कि जुलाई से अनवर्ड तो कराची का मौसम बेहतर हो जाता है। उसकी वजह यह है कि सी ब्रीज चलने की वजह से बादल आने लगते हैं, तो हल्के बादल होते हैं और उसके नतीजे में शाम और सुबह में खासकर रात में बूंदाबांदी का भी इम्कान रहता है। तो अभी नज़दीक ऐसा कोई हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है। अब हीट वेव बनने की एक ही सूरत होती है कि जिस दिन कोई राजस्थान के ऊपर कोई लो प्रेशर एरिया, जब मानसून लो प्रेशर पहुंचे अगर और या कि समंदर में कोई डिप्रेशन बन जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ कोई इम्कान नहीं है हीट वेव का। ठीक है, हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बता रहे थे कि बारिशें कब से होंगी। तो मानसून की जो बारिशें हैं वो तो 1 हफ्ता 10 दिन डिले हो गई हैं, तो वो दूसरे हफ्ते से जुलाई के जो है उम्मीद की जा रही है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो बारिशें होंगी। लेकिन जुमे से एक स्पेल बारिशों का जो है वो दाखिल हो रहा होगा और पीर की शाम तक जो है बारिशें होंगी। हम दुआ करते हैं कि गर्मी का जोर उन बारिशों की वजह से टूटे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। खैर हमजा, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ खेल के मैदान से भी खबर शामिल कर लेते हैं। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना, मतलब कल कहा गया था BCCI यानी कि भारतीय बोर्ड की जानिब से अब ICC ने T20 वर्ल्ड कप मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान मुंतकिल कर दिया है और वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से शुरू होगा। इवेंट का फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा, ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया। और ICC के मुताबिक कहा जा रहा है कि इवेंट का जो मेज़बान है वो भारत ही रहेगा, जबकि मैचेस की अगर बात करें तो दुबई स्टेडियम में, अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में और शारजा स्टेडियम, जबकि ओमान क्रिकेट एकेडमी में भी खेले जाएंगे। हाँ, और दूसरी जानिब कौमी टीम
देखिए इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ से फुटेजेस सामने आ रही हैं, वीडियोस सामने आ रही हैं और पाकिस्तानी टीम ने डर्बी में डेरे डाले हुए हैं। शाहीनों ने आइसोलेशन के बाद भरपूर ट्रेनिंग शुरू कर दी है और माया नाज विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सुपर लीग में शिरकत से खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं, जीत के लिए हम लोग पुरजोश हैं। बिल्कुल ऐसी है। उधर कौमी क्रिकेट टीम के अगर साबिक कप्तान और बैटिंग कोच की बात करें यूनुस खान, उन्होंने इस्तीफा देने के मामले पर पहले तो वो बोल नहीं रहे थे लेकिन अब बोल पड़े और यूनुस खान ने कहा है कि हसन अली और उनके दरमियान जो तकरार है वो ओहदा छोड़ने की वजह बिल्कुल भी नहीं है। मेरे इस्तीफे में हसन अली के वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जो कि हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर ने वाक़े पर मुझसे माजरत कर ली थी। उन्होंने कहा कि मेरी जानिब से इस्तीफे पर खामोशी बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट के वसीतर मफाद में थी। मैंने कभी ओहदे और नौकरी के लिए बोर्ड की तरफ नहीं देखा। ये उनका अगर हम पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जब वो खेल भी रहे थे, कप्तानी भी उनको मिली थी, उन्होंने खुद से छोड़ दी थी, तो वो चीज़ें हमें ऐसे ही नजर आती हैं। इसके ऊपर माहिराना राय ले लेते हैं। इकरा बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अब्दुल गफ्फार साहब, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अभी PSL UAE में ही ख़त्म किया है, क्या वहाँ T20 वर्ल्ड कप मुंतकिल होने से कौमी टीम को कोई फ़ायदा होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अगर आप देखें पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की टीम भारत जाकर इन हालात में खेले। आपको याद होगा कि हमने इसको डिस्कस किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वीज़ा गारंटी मांग रहा था इंडिया की कि जर्नलिस्ट को वीज़े भी मिलेंगे, फैंस को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये कोई आसान सिचुएशन नहीं होती। तो मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा प्रेशर रहता पाकिस्तान टीम पे। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है वो पाकिस्तान। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी PSL में भी खेला है, बट याद रखिए कि बहुत सारे प्लेयर जो PSL में इंटरनेशनल खेल रहे थे या जो जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप ठीक 5 दिन पहले तक भी वो तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स IPL भी खेल रहे होंगे अपनी अपनी टीमों के साथ। तो तमाम ही टीमों के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। आई थिंक इसका नुकसान भारत को होगा मेरे अपने राती राय में, कि एक तो होम ग्राउंड पे नहीं है, अपनी पिचेस नहीं है। अब पिचेस बनेगी वो जो ऑब्वियसली UAE के मुताबिक बनेगी। पाकिस्तान को भी फायदा है, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो IPL में खेलेंगे या PSL में खेल रहे थे, बट मेरे ख्याल में भारत को नुकसान है क्योंकि अपने मुल्क में नहीं खेल रहे होंगे। UAE के अंदर जब वर्ल्ड कप होगा तो उनको होस्टिंग राइट तो मिल गए हैं, पैसा भी कमाएंगे, बट वो जो होम ग्राउंड या पिचेस अपने मतलब की बनाते हैं या जो आपका एक कहते हैं ना डोमिनेंस होता है अपनी विकेट होम ग्राउंड पे, वो शायद दिखाना इतना आसान नहीं होगा। गफ्फार भाई, अगर हम PSL 6 की बात करें, हमने कई नौजवान खिलाड़ी देखे हैं, अपनी सलाहियतों से उन्होंने सबको मुतासिर किया। मेगा इवेंट की बात करें तो जो नया टैलेंट है, आप देख रहे हैं कि उसको मौका मिलेगा या फिर मौका दिया भी जाना चाहिए या फिर सीनियर खिलाड़ियों को ही लेकर जाना चाहिए, क्योंकि बात वर्ल्ड कप की है। देखिए PSL 6 अगर आप देखें तो एक चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, हम सबको पता है कि टीम की अनाउंसमेंट PSL से पहले हो गई थी फॉर इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। अब ये 8 मैचेस हैं। आई थिंक शोएब मकसूद बहुत लकी हैं कि हैदर अली से वो गलती हुई और हैदर अली ऑब्वियसली पे नहीं जा सके, बट शोएब मलिक हैं, वहाब रियाज हैं, या अगर हम बात करें कुछ हमारे जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं, कुछ लकी रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि शायद पूरी PSL के बाद टीम अनाउंस होती, बट मैं फिर भी कहूँगा कि PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट को थोड़ा सा सेपरेट भी देखना पड़ता है आपको, स्पेशली जब आपकी टीम साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में जीत कर आई थी। आई थिंक हफीज़ का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत खुश हूँ कि आजम खान और शोएब मकसूद अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं जो मिडल ऑर्डर के अंदर मौजूद है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में तो हमने हद ही कर दी थी कि हम 4-5 ओपनर्स ले गए थे और मिडल ऑर्डर के लिए हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं था। यहाँ तक कि जब आसिफ अली नहीं चल रहे थे तो हमने सरफराज को बतौर विकेट कीपर बैट्समैन खिलाकर रिजवान को खिलाया। इस तरह कुछ हुआ था, मुझे याद है, दोनों खेल रहे थे। तो इससे अंदाजा होता है कि आपने बिल्कुल प्लान भी रखा ही नहीं हुआ था। तो इंटरनेशनल की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए बात यह है कि आजम के ऊपर भी प्रेशर होगा। हमारे यंगस्टर्स ने इतना अच्छा नहीं किया जो कर सकते थे, क्योंकि अगर आप आजम की परफॉर्मेंस देखें इतनी खास नहीं रही, स्पेशली अबू धाबी लीग के अंदर। हैदर कराची में बहुत अच्छा कर रहे थे आजम की तरह, बट उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो वही बाहर हो गए। उनके बाहर होने की वजह डिसिप्लिन का इशू था, जो कि बायोसिक्योर बबल की ब्रीच हुई। बट हफीज हैं, आजम हैं, या अगर हम बात करें किसी हद तक बाकी प्लेयर्स की, तो फखर जमान भी उनमें शामिल हैं, शर्जील शामिल हैं। इनमें से किसी की फॉर्म भी अच्छी नहीं थी, तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान टीम को तीसरे दिन से ही डर्बी में ट्रेनिंग का मौका मिला। फिर ये कार्डिफ चले जाएंगे जहाँ पर वनडे इंटरनेशनल मैच होना है। उधर इंग्लैंड की टीम श्रीलंका का फुरकस निकाल रही है, तो उनके पास तो बहुत अच्छी मैच प्रैक्टिस होगी, फुल स्ट्रेंथ पे भी खेल रहे हैं। सुना है बेन स्टोक्स भी वापस आ जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए सीरीज किसी सूरत आसान नहीं होगी। ये 3 वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज पाकिस्तान को बहुत जान लड़ा के खेलनी पड़ेगी। अगर हमने
वो गलतियां या आउट ऑफ फॉर्म वाला सिलसिला जारी रहा कि हफीज रन नहीं कर रहे या शेड्यूल फॉर्म में नहीं है या हमारे प्रॉब्लम हल नहीं हुए, तो इंग्लिश की टीम है उसने ठीक है। आपको बड़ा अब्दुल गफ्फार साहब, जिस तरह से हम अगर बात करें इंग्लैंड की कंडीशंस की, तो बैटिंग के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्या हमारे बल्लेबाज दौरा इंग्लैंड में अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएंगे? देखिए 10 साल पहले या 15 साल पहले ऐसा होता था। अब जो है ना, इंग्लैंड की अगर आप टीम को देखिए, उन्होंने अपने मुल्क में जो पिचेस बनाई हैं वनडे और T20 गुज़िश्ता 5 साल में, वहाँ 400 रन बने हैं। इवन पाकिस्तान की टीम ने 400 रन खा लिए थे। उसके बाद शायद हमें थोड़ी सी हमारी अकल भी ठिकाने आई थी उस मैच के बाद, टू बी ऑनेस्ट, कि हमने इतनी बुरी मार खाई थी। लेकिन यही होता है, जब आप अच्छी टीम से आप खेलते हैं तो आप सीखते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है इंग्लैंड सीरीज़ की, मैं इसको इसी तनाजुर में देखूंगा कि आप यहाँ जीत जाएं या फाइट कर लें तो फिर तो क्या ही बात है। बट अगर आप यहाँ खुदा ना खासा रिजल्ट नहीं भी अच्छे आते, बट एक चीज तो है कि आप दुनिया की बेहतरीन टीम से उनके मुल्क में खेल रहे हैं, तो आपको सबक तो जरूर मिलेगा। तो आई थिंक पाकिस्तान को शुरुआत तो बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से करनी चाहिए। हम भी अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे कि दे शुड गो एंड प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। बट पिचेस के मुतालिक मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना फिक्रमंद होने की जरूरत है। उल्टा अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे बहुत सारे प्लेयर, जिनमें रिजवान का बैकफुट का जो प्ले है, या जब हफीज खेलते हैं जिस तरह के वो स्ट्रोक मेकर हैं, या इसी तरह आजम खान, इनको चाहिए होता है कि गेंद थोड़ा सा बाउंस और थोड़ा पेस से आए। अबू धाबी की विकेटों पर ये सब पूरी तरह फंस गए थे, क्योंकि वो नहीं था पेस जिसको आप मनूवर करते हैं, जिसको आप टाइम करते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इंग्लैंड की पिचेस अगर बहुत बुरी पिचेस ना हुई, बुरी पिचेस से मुराद ये है कि कहीं बहुत ज्यादा स्विंग ना हो रहा हो, मुझे लगता है वो पिचेस उन्होंने इंडिया के लिए जरूर बचा के रखी होंगी, क्योंकि वो टेस्ट मैच खेलना है उनके साथ। बट पाकिस्तान के लिए आई थिंक जो वनडे और T20 की पिचेस होंगी, आई थिंक पाकिस्तान माइट हैव अ गुड चांस। अच्छा गफ्फार भी, आखिर में ये भी बता दीजिएगा, साबिक कप्तान यूनुस खान कह रहे हैं कि उनके इस्तीफे के मामले में हसन अली से तकरार को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इस्तीफे की क्या वजूहात हैं, कुछ आपको पता लग सकी? देखिए यूनुस खान जिनको हम लेजेंड मानते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, 10,000 रन, 30 से ज़ायद सेंचुरियाँ, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। बाय द वे फ्रेंचाइज क्रिकेट में पेशावर ज़ल्मी के साथ 2-3 साल बहुत अच्छे गुजरे इनके, इनफैक्ट बहुत अच्छे गुजरे, और मैंने देखा, खुद मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा देखने का, तो बहुत प्रोफेशनली किया। तो फ्रेंचाइज एक कॉर्पोरेट स्टाइल में प्रोफेशनल तरीके से इज्जत देती है बड़े प्लेयर्स को, और वो फिर अपना बेस्ट देते हैं अपने यंगस्टर्स को जो उनकी टीम में शामिल होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि यूनुस खान के लिए तो अगर आप देखें रिटायर्ड प्लेयर हैं, ऑब्वियसली उनके पास इस वक्त कोई जॉब या ओहदा नहीं है, तो वो, आपका क्या ख्याल है, यूनुस खान या कोई भी शख्स अपनी मर्जी से या उसको कोई वजह तो चाहिए होगी ना, कुछ तो हुआ होगा ऐसा कि उनको वो छोड़ना पड़ गया, वरना यूनुस खान जो है वो बड़े प्रोफेशनल भी हैं। लोग उनका एक नेगेटिव पहलू तो बहुत दिखा देते हैं कि भाई वो मूडी हैं या वो जॉब छोड़ के आए थे, बट यूनुस खान इज अ ग्रेट लेजेंड ऑफ द गेम। उनकी रिस्पेक्ट भी करें आप सब, मैं समझता हूँ हम सब उनको। ये छोटी छोटी बातें, जो हसन अली का मामला था या जो भी था, ये सारा सॉर्टेड आउट है, वरना ये चीज़ अब तक मीडिया में रिपोर्ट होगी होती। और मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड अगर यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक के लाने का क्रेडिट लेता है, तो यहाँ पर फिर वो क्रेडिट उनसे वापस भी लें कि यूनुस खान का उससे हैंडल नहीं हुए। बहुत आपका अब्दुल गफ्फार साहब, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और टीम अच्छा परफॉर्म करे, हम तो यही उम्मीद रखते हैं। और वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का, कल इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।